चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन है दैट इज यूजिंग फीडबैक फॉर द रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टेक होल्डर, दैट इज रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टेक होल्डर. सो व्हाट डू मीन बाय स्टेक होल्डर? अभी देखो ये क्वेश्चन लर्निंग असेसमेंट पे है, आपका यूनिट 4 में ही है, दोनों ग्रुप के लिए यूनिट 4 में ही ये क्वेश्चन है. वो भी 4.4 आई थिंक और एक का 4.5 में है. सो दोनों का आंसर सेम होगा, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है. एंड कुरुक्षेत्र के बच्चों का जो बुक है उसमें कोई भी हेडिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन ओनली लेंथी वे में ऐसे टाइप हो गया है. तो ऐसे टाइप में आपको डिफिकल्ट होता होगा कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया, थोड़ा सा पॉइंट कर दिया. स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या है वो मेंशन करना है. आफ्टर द थर्ड पॉइंट पे स्टेक होल्डर करता क्या है, कंटिन्यूसली हम लोग स्टेक होल्डर जैसा एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं. देन 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज अ रिपोर्टिंग फीडबैक टू स्टूडेंट. पहले स्टूडेंट को कैसे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बाय गिविंग रिपोर्ट्स. सो रिपोर्ट्स के बाद देन यहाँ पे मेंशन हो रहा है फीडबैक डिस्टिंग्विश्ड एज द आइदर फॉर्मेटिव एंड द सबमिटिव. टू टाइप्स के फीडबैक होते हैं बच्चों के लिए, दैट इज द फॉर्मेटिव वन एंड द सबमिटिव वन. देन व्हाई फीडबैक इज सो इंपॉर्टेंट, फीडबैक क्यों चाहिए, ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो ए टीचर. सो आप लोग ऑलरेडी एक टीचर बन चुके हैं. सो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पता है कि फीडबैक हमें क्यों चाहिए, या रिजल्ट्स का जो रिजल्ट्स आते हैं उसका हम फीडबैक क्यों देते हैं या रिव्यू क्यों देते हैं, उसमें क्या होता है. रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, बच्चों को क्या चाहिए, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड, बच्चा का नीड क्या है या फिर बच्चों में क्या क्या चेंजेस लाना है उसके बारे में. बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ही डम है या इम्बेसाल टाइप है एंड वो बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट टाइप है एंड वो कुछ नहीं समझता, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो बट वो कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो ये चीज़ आप किसको बताओगे. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग और दिस टाइप ऑफ थॉट जब आते हैं ना बच्चों के माइंड पे, तो उनको संभालना किनको पड़ता है, दैट इज द पेरेंट्स. तो पेरेंट्स की ड्यूटीज है, तो पेरेंट्स को कौन आप कौन करेगा कि मतलब दैट मीन्स रिपोर्ट कौन करेगा कि कैसे उनको हेल्प करना है, कैसे सपोर्ट करना है या फिर गाइड करना है. तो ये पॉइंट्स पे पहले पेरेंट्स को रिपोर्ट करना है. आफ्टर दैट यूजिंग फीडबैक फॉर द रिपोर्टिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी बताना है बिकॉज वो पूरे सेशन को कंडक्ट करते हैं और पूरे प्रोग्राम्स को या पूरे जो भी सिस्टम्स है एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. सो दैट 3 पॉइंट्स पे आपको लिखना है, 3 हेडिंग से, इंट्रो है, डेफिनेशन है, ओके. एंड फीडबैक को इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, बस इतने में ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा. सो फीडबैक का जो प्रोसेस है ये स्टेक होल्डर फीडबैक के साथ बहुत ही कनेक्टेड है. रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चंस और भी आएंगे शॉर्ट, दैट इज अ क्यूमुलेटिव रिपोर्ट, प्रोफाइलिंग और प्रोफाइल एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्यूमुलेटिव एंड द प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये भी बताऊंगी. प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होता है ना, हम किसी भी जेन्युइन पॉइंट पे एक करते हैं काउंट, that is in one direction. Suppose a child moves from the one point to another point, so in respect to time or with respect to time how a child will progress थ्रू आउट दी लाइफ, कैसे उस टाइम के अंदर उसके थ्रू आउट लाइफ के अंदर वो प्रोग्रेस करता है, वन बाय वन स्टेप जाता है. इसको हम अगर रिपोर्ट में रख दें तो दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेस रिपोर्ट. प्रोग्रेस रिपोर्ट राइटिंग का भी एक प्रोसीजर है. एंड ये बता दूं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में दोनों के बुक में कुछ भी अच्छा मेंशन नहीं किया गया है. सो आपको थोड़ा मार्क फेचिंग करना है तो मैं बहुत इजी करके एक फॉर्मेट बना के दी हूँ. एंड फॉर्मेट में नीड भी है, फॉर्मेट में सिमिलैरिटीज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, सॉरी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी है, फंबल हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं इससे, क्या स्टेक होल्डर क्या होता है. ओके ओके, देखो, स्टेक होल्डर इज एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन द welfare and success of a school and its students, including administrators, teachers, staff, students, parents, community members, school board members, city councillor or state representatives. कितने पर्सन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? यस, ओके, सबको दिख रहा है, यस और नो, वेट, म्यूट कर लो थोड़ा सा. ओके, ये स्टेक होल्डर इज एनीवन, स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है. स्टेक होल्डर मीन्स वन काइंड ऑफ जो फीडबैक को कंट्रोल करता हो या फिर फीडबैक प्रोवाइड करता हो, दैट मीन्स हम स्टेक होल्डर को ऑल्सो बोल सकते हैं फीडबैक प्रोवाइडर. दे आर ऑल्सो नोन एज फीडबैक प्रोवाइडर बिकॉज दे प्रोवाइड फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ द स्कूल events or school
पर्पस और स्टूडेंट्स। तो बच्चों के ऊपर जो भी फीडबैक हम लोग देते हैं तो कौन कौन दे सकते हैं, टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स और स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, बिकॉज आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो तो एक दूसरे के बारे में फीडबैक दे सकते हो बिहेवियर बेसिस पे। सो ये भी हो सकता है। दैन स्कूल बोर्ड मेंबर्स भी दे सकते हैं, काउंसिलर्स और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ऑल पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व विद द स्कूल सिस्टम और द एजुकेशन सिस्टम आर एबल टू गिव फीडबैक। सो ये फीडबैक जो देते हैं उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। इन एजुकेशनल टर्म, अगर एजुकेशन के टर्म पे जाए, इन एजुकेशन द टर्म स्टेक होल्डर टिपिकली रेफर्स टू एनीवन who is invested the welfare and success of a school and its student, including administrators, teachers, staff members, students, parents, families, community member, local business leader, elected officials such as the school board, councils and councillors and state representative. सेम पॉइंट्स को फिर से रिपीट किया गया है। दैट मीन्स इन एजुकेशन में अगर नॉर्मली हम लोग ऊपर देखते हैं तो क्या है, स्टेटमेंट था एक स्टेक होल्डर क्या होता है। देन आया नेक्स्ट में कि एजुकेशन सिस्टम में और द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में टर्म जो स्टेक होल्डर है ये क्या रेफर करता है कि कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि हु इज इन्वेस्टेड इन द वेलफेयर, इस सिस्टम में जो भी लिंक्ड है या फिर जो इन्वेस्टेड है। दैट मीन्स मैं जैसे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड हूँ, सो आई एम इन्वेस्टिंग हेयर, सो मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड जैसा हूँ और जैसी हूँ। एंड मैं स्कूल के सक्सेस के लिए काम कर रही हूँ और सक्सेस चाहती हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करूँगी ऑन डिफरेंट पर्पस। सो बच्चों के ऊपर हो सकता है और बच्चों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कूल का परफॉर्मेंस और टीचर्स का जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी हो सकता है। तो स्टेक होल्डर्स में जितने भी पर्सन है ऊपर हमने मेंशन किया था सेम आप यहाँ पे फिर से मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्टली आपको डायरेक्ट जाना है थर्ड पॉइंट पे, दैट इज द टीचर्स continually use information to plan for learning and to give feedback to children and also report to parents, teachers and relevant persons, other relevant persons, that is the guardians or board members or the counselors. So यहाँ पे टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट मैंने दिया बिकॉज अदर जो भी हैं उसके लिए पीपल टीचर्स एसोसिएशन चाहिए, जैसे कि पीटीए होता है। दैट मीन्स आप अपने बच्चों के लिए स्कूल गए एंड स्कूल में आपने टीचर्स के साथ बात किया कि उसका क्या भी परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है या फिर हाउ मच दे विल ग्रो और हाउ मच दे गेन फ्रॉम योर टीचिंग सेशन, और क्या चाहिए, कौन सा लैकुना है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू में उनको हम और ज़्यादा सपोर्ट करें तो वो ग्रोथ होगा। सो ये सब पॉइंट पे पीपल टीचर एसोसिएशन चाहिए, बोर्ड मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स चाहिए, बट टीचर ओनली वन ऐसे पर्सन है जो कंटिन्यूसली उनको गाइड कर सकते हैं। टीचर्स कंटिन्यूसली यूज इंफॉर्मेशन, टीचर्स यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूसली आप लिख सकते हो, कंटिन्यूसली यूज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लेसन प्लानिंग और पेडागोजिकल एनालिसिस, बिकॉज लर्निंग टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट, पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सो दैट हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर सकें। सो लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, तो पहले हम प्लान करेंगे लर्निंग के लिए, आफ्टर दैट फॉर टीचिंग, देन उसके बाद हम टू गिव फीडबैक टू चिल्ड्रन, बच्चों को फीडबैक देंगे एंड दैट ऑल्सो टू रिपोर्ट टू पेरेंट्स, बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस उसको हम किसे बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे पेरेंट्स को, दैन टीचर्स को भी करेंगे, दैट मीन्स अदर टीचर्स और द प्रिंसिपल एटसेट्रा एंड अदर रेलिवेंट पर्सन जिनको भी नीड है कि बच्चों के परफॉर्मेंस अगर बेटर होता है, उनका कोई डेवलपमेंट होगा या फिर सक्सेसफुल होंगे वो, उनको भी हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी ये 3 पॉइंट्स में इसको मेंशन किया गया है। द फर्स्ट पॉइंट इज द रिपोर्टिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स, reporting feedback to students. It is of again two types, formative and the summative one. It is very important also because in this process reporting is the process of communicating information about the students achievement and the progress gained from the assessment process. मैंने अभी बोला कि ये बेस्ट होता है या डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स अचीवमेंट और टू नो द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और द प्रोग्रेस गोल। बच्चों का जो गोल है, जो अचीवमेंट है, उसको जानने के लिए आपको दो वे से चलना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट वन इज अ फॉर्मेटिव, सेकंड वन इज अ समेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मेटिव और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिव एंड द समेटिव वन? बोलिए, आप लोग जानते हो, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव? अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन, दैट मीन्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। Formative, that means ongoing process. We assess the child in a ongoing प्रोसेस। सो हम जो भी प्रोसेस चल रहा है उसी टाइम पे हम बच्चों को चेक करें और एसेस करें उनके परफॉर्मेंस को, डे बाय डे उनका परफॉर्मेंस ऐड होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। परफॉर्मेंस लेवल अप डाउन हो सकते हैं बट एवरी डे वो कुछ पॉइंट पे अगर ऐड होते हैं, कुछ पॉइंट पे लैग भी करते हैं। तो समहाउ हम बोल सकते हैं फॉर्मेटिव मीन्स ऑनगोइंग प्रोसेस में बच्चों को चेक करना। व्हाट डू यू मीन बाय सबमेटिव? दैट इज अ स्पेलिंग, स्पेलिंग को चेक करिए, सबमेटिव।
सबमेटिव, क्या होगा? सबमेटिव, एंड ऑफ द सेशन, राइट। तो असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन, अगर बच्चों की परफॉर्मेंस को आप एंड ऑफ द सेशन चेक करते हैं, एंड यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, क्या मेंशन है, मैंने बोला वर्ड्स को चेक करिए। सबमेटिव, दैट इज अ सम, बच्चों की परफॉर्मेंस को ऐड होने दो, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक वो ऐड होते गया, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जैसे कि हम कॉलेज हमारे एक सेशन वाइज चलता है या स्कूल हमारे एक सेशन वाइज चलता है, तो एंड में हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के बाद भी रिपोर्ट्स आता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद में भी रिपोर्ट्स आता है। सो बच्चों को हम अभी क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, रिपोर्टिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स। तो ये दो वे से हम बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं। द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू सपोर्ट लर्निंग, क्या है, रिपोर्ट देने का मतलब क्या हो गया, बच्चों को अगर फीडबैक देते हैं या रिपोर्ट्स देते हैं तो उससे बच्चों को हेल्प मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा कि वो और भी ज़्यादा लर्निंग में एक्टिव हो जाए, एंड एज एन एक्टिव लर्नर वो ग्रो करे, बहुत ज़्यादा ग्रो करे। सो फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है। Information about the students' achievements may also be valuable for teachers and systematic wide planning and reporting. एंड ये क्या बोला गया लास्ट पॉइंट, दैट इज अगर हम फीडबैक देते हैं बच्चों को एवरी पॉइंट पे, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, सबमिटिव असेसमेंट पे, बच्चों को हम फीडबैक देते हैं तो एवरी पॉइंट पे ये टीचर्स को भी हेल्प हो जाएगा, एंड टीचर्स का जो एक्टिविटीज़ है ना उसमें वो क्या हो जाएंगे, बर्डन फ्री हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या होता है, सपोज यू नो योर स्टूडेंट्स वेरी वेल, that some students are very active, some students are just like the idiot persons, or some students are having low IQ. So that basically when think about the individual difference, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि individual difference है। So उस individual difference के basis पे हम क्या करते हैं, different type of lesson planning करते हैं and methods को use करते हैं classroom teaching में, so that ये बहुत important है students के लिए। first हो गया, इतना इन्फॉर्मेशन पहले आप लिखेंगे इसमें। तो ये पॉइंट हमने समझ लिया, दैट इज फॉर्मेटिव एंड द सबमेटिव वन। अभी देखो फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम फिर से देखेंगे। सो देयर इज लिटिल लर्निंग विदाउट फीडबैक, ये एक लाइन है। आप अगर लर्निंग कर रहे हो एंड आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपका लर्निंग ना लिमिटेड हो गया। दैट मीन्स आपके लर्निंग को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आपके अंदर क्या फॉल्ट है आप जान नहीं पा रहे हो, आपके अंदर कौन सा इश्यूज है या फिर कौन से पॉइंट को रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, वो हमें नहीं पता चला। सो दैट विदाउट फीडबैक लर्निंग इज सो मच लिटिल, ये बहुत ही कम हो जाता है। हाउएवर देयर इज मोर लर्निंग इफ द फॉलोइंग कंडीशन सराउंड इट। अगर हम लोग बोलते हैं क्या लर्निंग के साथ फीडबैक रहेगा, तो फीडबैक क्या क्या करता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द फीडबैक कैन फ्यूल कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर। सिंपल से बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव मीन्स क्या है, कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज को बनाना। रिफ्लेक्शन, शो होना, आपके अंदर मैंने कोई इंफॉर्मेशन को डाल दिया, सो रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस जब करते तो क्या हो जाता है, आपके थ्रू वो रिफ्लेक्ट आउट होता है। कभी भी हम पढ़ाते हैं तो वो आप रिपीट करते करना स्टार्ट करते हैं और ये करते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, आपने मुझे ये पढ़ाया है, तो ये होता है वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन। सो फीडबैक कैन फ्यूल कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर। तो फीडबैक देने से बच्चे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, एंड they feel that they are very active in the learning process and they want to learn many things in a time। कोई भी एक टाइम पे वो अगर फीडबैक मिल जाता है ना तो वो एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो ये फर्स्ट है पॉजिटिव थिंग। दैन सेकंड में आते हैं, फीडबैक इज इंटीग्रल टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। इंटीग्रल दैट इज आपके अंदर कुछ चीज़ लिंक्ड है, आपका हार्ट आपके अंदर इंटीग्रेटेड वे में है, दैट मीन्स हार्ट नहीं चला तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा, राइट। वैसे फीडबैक वन काइंड ऑफ असेसमेंट का इंटीग्रल पार्ट। यस प्लीज आस्क, यस प्लीज। यस, इट इज ट्रू, एंड इसके बारे में संडे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज का कंबाइंड क्लास है, अभी ये मत करिए, इंटरप्ट करने से प्रॉब्लम हो जाए। ओके, ओके, चलो। सो फीडबैक इज इंटीग्रल टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है कि आप अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली कर रहे हो, आपका डेवलपमेंट प्रोग्रेस जानना है, तो प्रोग्रेस कैसे जानोगे। सपोज एक डायग्राम आप ड्रॉ करो, प्लॉट करो एक्स एंड वाई एक्सिस लेके, एंड वहाँ पे देखो आज मैंने इतना वर्क किया, टुडे माई वर्क लिमिट इज दैट, ओके, कल मुझे और भी ज़्यादा करना है। सो यहाँ पे किसी ने मुझे बोला यस तुम्हारा वर्क थोड़ा अच्छा लग रहा है, तुम और करो। सो आप और प्रैक्टिस किए और ज़्यादा किए,
और किसी ने बोल दिया, 2-4% और बोल दिया कि और अच्छा हो रहा है। सो आप ऐसे करके धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर सकते हो। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसे ही होता है। एवरी डे आपको फीडबैक देने से आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। देन थर्ड पॉइंट, फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस व्हेन इफेक्टिव इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द इंटीग्रल टू लर्निंग। इतना ही लिखना है। फीडबैक परफॉर्मेंस में अगर फीडबैक देते हैं हम लोग ना, सपोज आई एम क्रिएटिंग ए ग्रुप एंड मेकिंग सम क्विजेस, सो मैं वहाँ पे क्विज देती हूँ एंड क्विजेस के बाद आफ्टर दैट क्विजेस, कंप्लीशन ऑफ क्विजेस, आई मेक ए रिजल्ट। मैं एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि दिस पर्सन गॉट दिस पॉइंट और दिस पर्सन गॉट दिस मार्क एटसेट्रा, ऐसे करके वन बाई वन मैंने दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। आफ्टर दैट ये पॉइंट क्या होगा कि बच्चों को और भी ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। सो दैट ये इंटीग्रल टू लर्निंग भी होता है, इंटीग्रल टू असेसमेंट भी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगेन इंटीग्रल टू लर्निंग भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज फीडबैक प्रोड्यूसेस लर्नर ऑटोनोमी। लर्नर ऑटोनोमी, फीडबैक से क्या होता है ना, बच्चे बाय ओन वे, दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे एंड इससे बच्चों का और भी ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। सेल्फ रेगुलेटेड होंगे, वो खुद को डायरेक्शन देंगे, खुद का परफॉर्मेंस को चेक करेंगे एंड डिटेल्ड फीडबैक दे सकेंगे अपने ही परफॉर्मेंस को, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। एंड ये उनको गाइड भी करेगा फ्यूचर के लिए सही डिसीजन लेने के लिए, व्हिच वन इज अ करेक्ट और व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, वो डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट के साथ। आफ्टर दैट रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। सो रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स और द फैमिली मेंबर्स और एनी अदर जो भी हमारे गार्जियन, मतलब गार्जियन रहते हैं, तो गार्जियन को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, सपोज एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक पेरेंट टीचर एसोसिएशन में एक मीटिंग कंडक्ट किया गया, मीटिंग कंडक्ट किया गया एंड इन दिस मीटिंग वी विल डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड ऑल टुगेदर द इंडिविजुअल डिफरेंस एंड हाउ वी विल implement the new process of education or learning, and maybe the student progress is dependent on school or in both session, that means on both way, school and home, मतलब घर पे भी हो बाहर भी हो, दोनों वे से चले तो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं। आपको क्या लगता है, ये आप जानते हो कि ओनली स्कूल्स में परफॉर्मेंस अगर हम लोग बेटर करना चाहते हैं बच्चों का, स्कूल का जो भी स्टडी है इतना इनफ नहीं होता, बिकॉज स्कूल्स में बच्चा 8 आवर्स और 6 आवर मिनिमम पीरियड के लिए है, बट मैक्सिमम पीरियड अराउंड 16-18 आवर्स वो कहाँ रह रहा है, घर पे रह रहा है। सो जब बच्चा घर पे रहता है तो उसी इंफॉर्मेशन को हम पेरेंट्स को बताएंगे, सो दैट पेरेंट्स जब बच्चों को गाइड करेंगे उस बेसिस पे बच्चों का परफॉर्मेंस और ज़्यादा डेवलप्ड होगा, अच्छा हो जाएगा। ये होता है आपका रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स एंड फैमिलीज। ये क्यों करना चाहिए बच्चों के अचीवमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव अचीवमेंट। इफेक्टिव अचीवमेंट, बच्चों का जो भी अचीवमेंट हो वो इफेक्टिव होना चाहिए कि बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, बिकॉज पेरेंट्स ने भी गाइड किया, टीचर्स ने भी गाइड किया। देन यूजिंग फीडबैक फॉर रिपोर्टिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स में आप जानते हो क्या, सपोज आप एक स्कूल ओपन किया, ठीक है, अभी स्कूल में आफ्टर 2-3 years आपको क्या मिला, आप क्या करना चाहते हो, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करना चाहते हो, तो यू नीड सम परफॉर्मेंस ना, बेसिक परफॉर्मेंस को शो करके आप गवर्नमेंट को प्रूव कर सकते हो कि मेरा स्कूल इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 90% स्टूडेंट्स गॉट this type of marks or higher achievements, or that point should mention in your करिकुलम ऑल्सो, कि ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा, दैट इज करिकुलम भी डायनेमिक वे में चल रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइप में एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नमेंट को हमने क्यों बताया, बिकॉज सक्सेस अगर हुआ तो अचीवमेंट मिलेगा। कैसा अचीवमेंट, स्कूल्स को भी अचीवमेंट मिलेगा, बच्चों का परफॉर्मेंस से स्कूल को भी अचीवमेंट मिलेगा। सो फर्स्ट वन, that is school administrators make use of feedback so that they bring about desirable changes। बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हम स्कूल को भी चेंजेस कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्ट थिंकिंग और एबिलिटीज, ओपन एजुकेशन सिस्टम्स और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज ऑफ टू टाइप्स, अगेन लाइब्रेरी बेस्ड एंड वेब मीडिया बेस्ड। मैं इंफॉर्मेशन बीच बीच में दे रही हूँ, ये सारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल से लिख सकते हो, ठीक है। सो ओपन हाउस सिस्टम भी है, एक ओपन हाउस, ओपन एजुकेशन सिस्टम और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड और एक आपको मैंने बोला लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज
इज फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोसेस के लिए है। लाइब्रेरी में क्या होता है, सारे लोग फेस टू फेस रहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम नहीं रहता या वर्चुअल रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं रहता। ये नॉर्मली आपको कहीं पे एक डेस्टाइंड पॉइंट होगा या फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसमें जाना पड़ता है एंड पढ़ाई करना पड़ता है। तो लाइब्रेरी भी रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को। देन ओपन हाउस और ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेज है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मीन्स इट इज अवेलेबल इन द वेब मीडिया, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे कि टेलीग्राम। ये अभी का बेस्ट मीडिया चल रहा है, बिकॉज बहुत सारे पीडीएफ्स हो या फिर वीडियोस हो या लिंक्स हो, आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एंड आप कोई भी टाइम पे उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। वेरियस टाइप ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल इन द वेब मीडियाज, जस्ट लाइक इन आईएमओ, डुओ, और ये आ गया आपका टेलीग्राम, टीचमेंट एटसेट्रा, वेयर वी कैन शेयर एज अ टीचर आई एम शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन टू यू। सो आपको मैं शेयर कर सकती हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन। सो ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का कुछ लिंक भी होता है एंड अभी बहुत सारे ऐसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं। जस्ट लाइक अगर आप लोग ढूंढते हो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढते हो तो आपको लिस्ट मिल जाएगा पूरा। सो ये हो गया। और एक मैंने बोला ओपन हाउस। ओपन हाउस इट इज़ वन काइंड ऑफ इवेंट। ये ना एक इवेंट है, ठीक है। जस्ट लाइक होता है ना, मेरा स्कूल आज के लिए, आज के पूरे दिन के लिए सारे बच्चों के लिए ओपन है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। ये वन काइंड ऑफ इवेंट, हम लोग इवेंट क्रिएट करते हैं एंड बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं इजीली एंड उनको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं सारे इंफॉर्मेशन को वन बाय वन। जो भी आपका स्कूल मल्टीनेशनल वे पे प्रेजेंट है, मल्टीनेशनल वे पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो सारे बच्चों को डिफरेंट स्कूल से हम इनवाइट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर दें तो हाँ, एग्जीबिशंस, एग्जीबिशंस और जस्ट लाइक कॉल्ड बुक फेयर और मॉडल फेयर जो होता है, कि बेसिकली कुछ पॉइंट पे हम लोग एक इवेंट क्रिएट करते हैं स्कूल सिस्टम में एंड ओपन करते हैं सबके लिए। दैट इज ओपन फॉर ऑल। सो इसको ओपन हाउस बोला जाता है, जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी एज का हो, कोई भी क्लास के हो, वो आ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्यों? सपोज एडमिनिस्ट्रेटिंग सेक्शन में कुछ लैकिंग पॉइंट्स हैं तो उसको सॉल्व करके ये सारे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड सो दैट बच्चों का डिजायरेबल जो चेंजेस बच्चों में चाहिए वो आ सकता है। सो मैनेजिंग स्टूडेंट सर्विसेज सच एज द गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडलिंग रिलेशन विद द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड द कम्युनिटी, सबके साथ हम हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में हूँ तो मुझे क्या क्या कंट्रोल करना है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स में द टीचर्स एंड कम्युनिटी members also. Then training, supervising and motivating faculty including teachers and the auxiliary staff, जो extra staff है और just like non teaching staffs also, सबको ये benefit होगा क्योंकि हम क्या करेंगे, as per the students need, बच्चों के need के according हम teachers को make कर रहे हैं। So यहाँ पे होता है इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है एंड उसके थ्रू बच्चों को कैसे संभालना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाता है, ट्रेन किया जाता है। मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, बच्चों को ये बताया जाता है, मतलब हम क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि आपको 90% रिजल्ट्स मिलेगा, तो उसके लिए उतना भी करना भी पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से वो काम चलेंगे। देन इवैल्यूएटिंग प्रोसेस में भी सेम होगा। देन कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिसी एंड प्लानिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिसी एंड प्लानिंग दैट मीन्स समहाउ दिस पॉइंट इज फॉर करिकुलम मेकिंग, ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन और मेकिंग के लिए हेल्प कर रहा है, बिकॉज पॉलिसी एंड प्लानिंग करिकुलम के लिए होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन अगर रिपोर्ट मिल गया, उनको फीडबैक मिल गया, देन वो कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे करिकुलम को बेटर वे में। ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग ये वेराइटी ऑफ एजुकेशनल और सोशल एक्टिविटीज, मैंने सोशल एक्टिविटीज का नाम बोल दिया। जस्ट लाइक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो सोशल एक्टिविटीज मेंशन है, और मैंने और एक मेंशन किया ओपन हाउस, ओपन हाउस, ठीक है। ओपन हाउस आप लोग लिख के रखो, ओपन हाउस वन काइंड ऑफ इवेंट है एंड इट इज कंडक्टेड बाय द टीचर एसोसिएशन ग्रुप एंड थ्रू व्हिच ऑल आर inviting or sorry, that is all are welcomed to our school for different type of information gather और गैदरिंग। सो ये कलेक्शन करने के लिए, गैदर करने के लिए वो वेलकम्ड है। सो ये इन्फॉर्मेशन रहा, ये दोनों आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इवन इफ आप लाइब्रेरी भी लिख सकते हो, ई लर्निंग प्रोसेस भी लिख सकते हो, बिकॉज नाउ इट इज ई लर्निंग बहुत ही एक्स्ट्रा वे में चल रहा है। अच्छा, इतना क्लियर है? यस और नो समझ आया? लिख सकते हैं। ओके। हाँ, आप ऐड कर सकते हो। टीचर ऑलरेडी है ना ये, अच्छा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव के जगह पे आप टीचर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टीचर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन।
ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में टीचर्स भी रहते हैं, ठीक है, सो उनको आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपको जैसे इजी हो, समझ पाओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मर्ज ना कर दे, इसलिए मैंने ये दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ये शॉर्टकट वे में थोड़ा चलेंगे, फटाफट थोड़ा करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक सारे ना फर्दर आपके सीटेड ओटेड के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज़ अच्छे से माइंड पे रखो। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, माइंड पे आप रखो उसको। चलो, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अच्छा, ये डायग्राम देखिए फर्स्ट तो। सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होता है? अच्छा, सोशियो, सोशियो मीन्स सोशल, ठीक है, सोशल। अच्छा, अभी तो बोलो सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज है कि नहीं? देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज इन आवर सोसाइटी एंड दिस कम्युनिटीज आल्सो लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू द ट्रेडिशन एंड द कल्चर। हम लोग कैसे कनेक्टेड है? आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ बाय ट्रेडिशन। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं ट्रेडिशंस में, मतलब हम कॉमनैलिटी बोलते हैं उसको, कॉमन वे में जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं या फिर फिजिकल नीड्स है या फूड है, अगर सेम सेम होता है देन हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ऐसे हम लोग ग्रुप्ड हो जाते हैं, एक एक पर्टिकुलर रिलीजियन बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे ग्रुप्ड हो गए। देखो अभी कम्युनिटीज में जस्ट लाइक नेटवर्किंग सिस्टम जैसा होता है, वैसे यहाँ पे एक एक ग्रुप बन गया, डिफरेंट कलर्स का है एंड ये ग्रुप कनेक्टेड है। देखो कनेक्टेड विथ ईच अदर है, कनेक्टेड विथ ईच अदर है, ओनली वन वन से नहीं है, वन टू वन नहीं है, वन टू मेनी है, और वो बोल सकते हैं मेनी टू मेनी है, मेनी टू मेनी है, दिस इज कॉल्ड मेनी टू मेनी कनेक्शन, मेनी टू मेनी कनेक्शन, मेनी टू मेनी। ओके, तो सोशियोमेट्रिक पे क्या होता है, वन काइंड ऑफ सोशियोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं कि कितने लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या फिर लिंक्ड है या कनेक्टेड है, उसको हम पता करते हैं। सो द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक टर्म है, ये आप ना सोशियोमेट्री यूज़ कहाँ कर सकते हैं, सोशल पेडागोजीज में एंड अदर सेशंस में भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट फॉर द कोलैबोरेटिव लर्निंग ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि कोलैबोरेशन है कि नहीं है, सो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। द वर्ड सोशियोमेट्री कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया, दैट इज द सोसियस। ये वर्ड क्या है? सोसियस। सोसियस मीन्स पार्टनर, फ्रेंड, कंपेनियन। सो हम लोग एक साथ कंपनी दे रहे एक दूसरे को, या फिर हम लोग फ्रेंड्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, सो ये हो गया आपका सोसियस का मतलब। एंड द मेट्रम, दैट इज कॉल्ड मेट्रिक। मेट्रम मीन्स मेजरमेंट और मेजर्स, मतलब जिस मेजरमेंट टेक्निक को यूज करके आप पार्टनरशिप क्या होता है या फिर पार्टनर्स के अंदर कितना कनेक्शन है या फिर कितना बॉन्डिंग है उसको चेक करते हो, दैट इज कॉल्ड द सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ओके, मैंने शॉर्ट शॉर्ट कर दिया। ये टर्म किसने दिया? दैट इज द टर्म कॉइंड बाय जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो आपके बुक में है नहीं, सो आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड पे रखो, जे.एल. मोरेनो। ओके, देन नेक्स्ट आता है, ये क्या चेक करता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, दैट इज अ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या हुआ, कितने अमाउंट का बॉन्डिंग है, दैट इज अ बॉन्डिंग को अगर चेक करते हैं तो बाय स्कोरिंग और परसेंटेज होता है, 20%, 80%, 30%, 40%, ऐसे हम लोग पार्टनरशिप के थ्रू पे यही चेक करते हैं ना कि बॉन्डिंग कितना है। सो उसके बेसिस पे ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव नहीं। क्वालिटी हो गया तो एक क्वालिटी के बेस पे चलना पड़ेगा, जस्ट लाइक डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। बट बॉन्डिंग आ गया ना, दैट मीन्स बॉन्डिंग को हम अमाउंट से करते हैं, अच्छा बॉन्डिंग है बुरा बॉन्डिंग है वो अलग पॉइंट है, बट कितने परसेंटेज में बॉन्डिंग है ये चेक करते हैं। सो ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल इन ए ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी बोला कि दो टाइप के पर्सन हैं, सपोज मैं एंड आप हैं। सो आपके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर है, मुझ में अलग कैरेक्टर है, एंड ये दोनों हम एक जैसे नहीं है, फिर भी हम लोग फ्रेंड्स हैं। सो सम पॉइंट्स मैं आपसे लर्न कर रही हूँ एंड कुछ पॉइंट्स आप मुझसे लर्न कर रहे हो, तो ये इंटरपर्सनल शेयरिंग हो गया इंफॉर्मेशन का, और रिलेशनशिप में जो स्टडी हो रहा है इसी के बेस्ड होता है। द इंक्वायरी इनटू द इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप्स। ग्रुप्स को हम चेक कर सकते हैं कितने ग्रुप्स हैं या ग्रुप्स में बॉन्डिंग कितना है, या सोशल इंटरेक्शन या लोगों के अंदर कौन से पॉइंट पे इंटरेक्शन है, जस्ट लाइक कुछ जगह पे होता है रिलीजियस बेस्ड फैक्टर्स आ जाते हैं, तो रिलीजियस बेस्ड पे कितना बॉन्डिंग है, स्ट्रांग बॉन्ड्स हैं बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स और बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। ऐसा अगर हम लोग चेक करते हैं तो बॉन्डिंग को हम यहाँ पे अमाउंट में देखेंगे एंड उसके लिए यूज होता है। डेफिनेशन मेंशन है, दैट इज अ फ्रेंच पर्सन है, एजुकेशनिस्ट है। सो फ्रेंच डिफाइंस सोशियोमेट्री एज ए मेथड, ये एक मेथड है यूज्ड फॉर द डिस्कवरी एंड मैनिपुलेशन ऑफ द सोशल कॉन्फ़िगरेशन बाय मेजरिंग द अट्रैक्शंस एंड द रिपल्सन बिटवीन द इंडिविजुअल इन ए ग्रुप। सपोज देयर इज अ टू ग्रुप,
सॉरी, देयर आर मेंशन कर लीजिएगा, देयर इज बोलने से रॉन्ग हो जाएगा। देयर आर टू ग्रुप्स, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप मेंशन किया, इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया और इन ए पर्टिकुलर जोन। सो इन बिटवीन these two groups some persons are very attracted to each other, कुछ persons यहाँ पे हैं जो attract हो रहे हैं, कुछ persons यहाँ से repulsion, that means वो सेपरेट हो जा रही है या दूर चले जा रहे हैं। सो ये चेक करना किसका काम है, सोशियोमेट्री का काम है, कि बच्चों के अंदर हो या ग्रुप्स के अंदर हो कितना बॉन्डिंग है उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कितने पर्सन एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होकर रिपल्सन शो कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑपोजिट वे में मूव कर रहे हैं। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो पर्पस क्या है, मेजरमेंट ऑफ द रिलेटेडनेस। हम कब ग्रुप बनाते हैं, जब आप रिलेट करते हो या कोई ऐसा एक पॉइंट पे आप मुझसे सेम सेम हो। सो आप लोग क्या बोलेंगे, मैम सेम टू यू विद दिस टॉपिक, दैट मीन्स मेरे से आप कुछ पॉइंट्स पे सेम हो। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है कि मैं एजुकेशन में हूँ, आप भी एजुकेशन में है, तो हमारा एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे रिलीजियन फैक्टर नहीं है, कास्ट फैक्टर नहीं है, कल्चर फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन फैक्टर बना। तो उसके बेसिस पे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उसी बेसिक पे हमारा बॉन्डिंग बनता है। टू लर्न द इंट्रैक्शन, ये लोगों के अंदर कितना इंट्रैक्शन है या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, दैट इज छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है वो चेक कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ बिहेवियर विद इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के विद इन जो असेसमेंट है दैट मीन्स कौन सा चीज़ कितना है, या फिर ग्रुप में कौन से पॉइंट को लेके जस्ट लाइक ट्रेडिशन कल्चर कौन से पॉइंट को हाईएस्ट वैल्यू दिया गया वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेंशन भी है। कोहेसिवनेस, कितना बॉन्डिंग है, तो आपको कोहेसिवनेस या फिर बॉन्डिंग को चेक करना पड़ेगा। मोरल, दैट इज द मोरल वैल्यूज, वो भी चेक करना पड़ेगा, मोरलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, इसके थ्रू इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन, एंड लोग कितना ग्रुप में है वो भी हम जान पाते हैं, स्पेसिफिक गोल्स के लिए जान पाते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, यहाँ पे टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और दो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द सोशियोग्राम एंड अदर वन इज द सोशियोमेट्रिक मैट्रिसेस। सो सोशियोमेट्रिक मैट्रिसेस एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, एंड सोशियोग्राम एक ग्राफिंग प्लॉट है। ग्राफिंग प्लॉट है पर्टिकुलर राउरकेला में, जैसे मैं थिंक कर लीजिए, ये राउरकेला एक एरिया है, उसमें कितने लोग एक साथ रहते हैं, तो उसका एक ग्राफ प्लॉट हुआ ऐसा कुछ। तो एक पॉइंट पे आया कि इस ईयर में जस्ट लाइक 2010 में बहुत सारे लोग ग्रुप थे, बट आफ्टर दैट समहाउ दे आर सेपरेटेड ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है एपिडेमिक सेशन और एनी पैंडेमिक सेशन और पैंडेमिक रीजंस हो सकते हैं, उसके वजह से सेपरेट हो गए या ड्यू टू जॉब कोई भी रीज़न से अलग हो गए। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। अभी ना टाइप्स आ रहे, सोशियोमेट्री हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द रिसोर्स, दैट इज नॉट रिसोर्स, दैट इज बेस्ड ऑन द रिसोर्स, सो दैट इट इज नोन एज अ रिसर्च। जो भी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेसिफिक रिसोर्स के ऊपर या क्राइटेरिया और कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च सोशियोमेट्री। रिसर्च सोशियोमेट्री, सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो गया, तो वो भी एक रिसोर्स है ना, मैं आपको जज कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द बीएड, ठीक है, ये क्राइटेरिया है आपका या रिसोर्सेस है, उसी बेसिस पे मैं सबको क्या करूंगी, जज करूंगी। अभी किसका कितना परसेंटेज है उसको मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ, उस बेसिस पे ग्रुप बना सकती हूँ। 80%, बिलो 80%, अबव 70%, बिलो 70%, ऐसे मैंने 4 ग्रुप्स बना लिए इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया फर्स्ट, रिसर्च बेस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज। रिसर्च बेस्ड ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज के ऊपर या क्राइटेरिया के ऊपर। समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क एक्सप्लोरेशन, बिकॉज यहाँ पे आप छोटे छोटे ग्रुप या बड़े ग्रुप्स को ढूंढ सकते हो, तो ये नेटवर्किंग टाइप हो गया। एंड उसके बाद आता है और एक टाइप, दैट इज अप्लाइड सोशियोमेट्रिक। सो यहाँ पे सोशियोमेट्रिस्ट मेंशन किया गया जो अप्लाई करते हैं उनके लिए, कि अप्लाइड सोशियोमेट्रिस्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, टू गिव रिव्यू। सपोज ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो ग्रुप डिस्कशन में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिवली बोल रहे हैं एंड कुछ बच्चे नेगेटिवली बोल रहे हैं। जो बच्चे पॉजिटिवली हैं उनको मैंने एक ग्रुप में रखा, नेगेटिवली जो है उनको मैं एक ग्रुप में रखी। तो इसके अंदर क्या कनेक्शन है, रिलेशंस है, क्यों उनका माइंड पॉजिटिव की तरफ चला, क्यों इनका माइंड नेगेटिव पे चला, अगर मुझे फीडबैक देना रहा, सो दैट टाइप ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज कॉल्ड द अप्लाइड वन, बिकॉज मैं यहाँ पे अप्लाइड कर रही किस लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ग्रुप्स कैसा है, क्यों ऐसा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन। तो इसको अगर जान रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड सोशियोमेट्रिक्स। अभी यूजेस तो ऑलरेडी जान चुके हैं, दैट इज यूजेस को मैंने पॉइंट किया है, ये पॉइंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सोशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स कैन बी यूज टू स्टडी द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंट्रैक्शन। राउरकेला में कितने टाइप्स के ग्रुप्स हैं, क्यों ऐसे ग्रुप्स बने,
व्हाट इज द बेसिक इंट्रैक्शन पॉइंट, क्यों ऐसे ग्रुप बने हैं एंड क्यों वो इंट्रैक्ट हो रहे हैं एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके इंट्रैक्शन को अफेक्ट कर रहा है सो दैट अभी वो ग्रुप्स छोटे हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप्स के विद इन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जस्ट लाइक कोहेसिवनेस, मोरल एंड बॉन्डिंग, मोरल वैल्यूज है कि नहीं, एक दूसरे से वो लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि नहीं, या बॉन्डिंग अच्छा है कि नहीं, वो सब जान सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप जान सकते हो, बिकॉज एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर वी नीड लीडर, एक लीडरशिप कैरेक्टर एक पर्सन के अंदर होना चाहिए, नहीं तो ग्रुप नहीं बन सकता। सो एज लीडरशिप उनके अंदर ये कैरेक्टर है कि नहीं, वो एग्रेसिवनेस है कि नहीं, लिबरलिज्म मतलब सबको ग्रुप मेंबर्स को उतना ही छूट है कि नहीं, कंजर्वेटिज्म दैट इज आपका जो भी कल्चर है या फिर आप अपना जो इंडिविजुअलिटी है, दैट मीन्स वी आर सेम विद द बीएड एजुकेशन बट वी आर डिफरेंट फॉर अदर रीजंस, हम मैं अलग हो सकते हो दूसरे रीजन से। तो ये रिलीजन बेस्ड हो सकता है या फिर अदर कोई खाने का बेस्ड हो सकता है, दैट इज आई एम वेगन एंड आप लोग अगर हो गए तो नॉन वेजिटेरियन हो गए तो नॉन वेगन हो सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो एक पॉइंट पे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला, तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग चेक भी कर रहे हैं कि कौन से पॉइंट पे आप लोगों का अट्रैक्शन है। पर्सनालिटी चेक कर सकते हैं, पर्सनालिटी को कीप कर सकते हैं, जस्ट लाइक हैव ए फेथ ऑन इट एंड केप्ट विद इट, मतलब उसके साथ ही मूव करना है आगे तक भी। सो जस्ट लाइक होता है ना, सोशियोमेट्री प्रोवाइड्स ये बर्ड्स आई व्यू ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ सोशल इंटरेक्शन पोजेस्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो ये क्या होता है ना, सोशियोमेट्री जब हम बात करते हैं तो सोशियोमेट्री आपको एक विजन देता है, कौन सा विजन है, बर्ड्स आई विजन। जो बर्ड्स के आईज होते हैं ना बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड उसके जो रेजोल्यूशन है वो पावर भी बहुत एक्स्ट्रा है, वो कहीं पे नजर डालते हैं ना, जस्ट लाइक कितने ऊंचे में उड़ते हैं बट उनको खाना कहाँ पे वो पॉइंट आउट कर लेते हैं, बहुत ऊंचे से हाइट से ही वो पॉइंट आउट कर लेते हैं, पानी कहाँ पे, खाना कहाँ पे बैठना है, सब कुछ वो क्या करते हैं, इमेजिन करके लगा लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं। सो ये हमें वैसे ही एक व्यू दे रहा है, बर्ड्स आई व्यू दे रहा है कि हम पर्टिकुलरली इमेजिन कर सकते हैं कि लोगों के अंदर अट्रैक्शन और बॉन्डिंग कितना है एंड लोग कितना मेंशन कर रहे हैं उसी अट्रैक्शन को, अटेंशन को उतना ही मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, मेंशन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये पॉइंट्स पूरा सोशियोमेट्री के ऊपर है। क्लियर है, ये सुन लो। प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने मेंशन किया था कि अगर आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिपोर्ट क्या है पता है, तो आप प्रोग्रेस के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। दैट इज रिपोर्ट मेकिंग का भी एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बेसिस पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट वन काइंड ऑफ रिपोर्ट इन विच वी मेंशन और वी एडिंग अप द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीडबैक। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को एडिट अप करते हो, जस्ट लाइक वन बाय वन। सपोज आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश सब्जेक्ट, आई एम नॉट गुड इन ओडिया, आई एम गुड इन साइंस बट आई एम नॉट गुड इन आर्ट सब्जेक्ट। सो ऐसे जो एडिशन होते रहते हैं, आफ्टर एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग क्यूमुलेटिव रिपोर्ट बनते हैं, बिकॉज क्यूमुलेटिव मीन्स होता है एडिशन, 1 + 1 = 2, तो नेक्स्ट टाइम 2 + 1 = 3, अभी 3 आया तो उसके साथ ऐड करो, 3 + 1 = 4, ऐसे ही शो ऑन मूव करता है। तो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट ऐसा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में वी हैव टू चेक वंस परफॉर्मेंस, आप किसी एक पर्सन का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो कि वो कितना हाईएस्ट पॉइंट तक मूव कर सकता है, उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, कैसा उसका एबिलिटी है, कौन से वे से वो अपना ग्रिपिंग ला रहा है कोई भी स्किल्स के ऊपर। एंड प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग का एग्जांपल दे दूँ, आप लोग जब भी अपने बच्चों का या खुद का भी कॉपी को जस्ट लाइक रैप कर दो, ठीक है, हम लोग मौलाड भी बोलते थे, दैट इज़ अ रैपिंग। सो रैपिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग एक स्टिकर लगाते हैं एंड उसमें हमारा नेम, क्लास, रोल नंबर, दैन सेशन और कौन सा ग्रुप में है, दैट इज़ द ए सेशन और द बी सेशन, और सेक्शन मेंशन करते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, यहाँ पे पूरे डिटेल्स। इवन इफ आज का जो मतलब आते हैं ना वैसे स्टिकर्स, उसमें फैमिली का, पापा का नाम भी आता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड उसके विथ एडिशन विथ और क्या रहता है, फ़ोन नंबर्स। तो इतना डिटेल्स मेंशन होता है। अगर आप सिस्टमैटिक किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करते हो, अपनी डिटेल्स को, इंफॉर्मेशंस को, दैन इट इज़ कॉल्ड द प्रोफाइल। इसको हम प्रोफाइल मेंशन करते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अभी थोड़ा डिटेल चलते हैं, 1 बाय 1 इसको डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। सो इंट्रो में आपको लिखना है थोड़ा सा
दैट इज अच्छा। प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर एनयू बच्चों, आप लोगों के बुक में ओनली वन पेज है, बट इतना एनअप नहीं है बिकॉज उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है। इवन ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का टीचर्स चॉइस बुक में भी मेंशन नहीं है। सो आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एंड कुरुक्षेत्र बच्चे, आपको तो डिटेल्ड यहाँ से ही करना है और एडिशन कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल से खुद का नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। सो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट is an info report. It is also known as info report because here we mention the information. some persons का मैं रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं किसी पर्सन का अगर रिपोर्ट बना रही हूँ तो उनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करूँगी, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाट हैज बीन, is being and will be accomplished on as लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और गोल। सपोज मैं बोलना चाहती हूँ प्रोजेक्ट और गोल को आप एग्जामिनेशन मान लो, दैट इज एग्जामिनेशन, ठीक है, और एनी टाइप ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, एग्जामिनेशन और एनी टाइप ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो रहता है, इंटरव्यू इज नॉट ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वर्किंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और रिसर्च वर्किंग और एग्जामिनेशन प्रोसेस, बिकॉज एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। सो आपको थ्रू आउट द ईयर पूरा आपको चेक करना पड़ता है। तो एज ए टीचर आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट और द पीपल्स का क्या कर रहे हो, एक रिपोर्ट बना रहे हो। तो पूरे रिपोर्ट को एनालिसिस कैसे करें ना, पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक, सेशन का एंडिंग तक हम पूरा उसके रिपोर्ट्स को एक्युमुलेट करके रखेंगे, एक जगह रखेंगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग होता है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट। यस, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई कुछ बोल रहे हो? ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रायर टू कंपटीशन। ये क्यों चाहिए आपको? रिपोर्ट कब मिलता है? जस्ट लाइक क्लास रिपोर्ट हो गया, टेस्ट रिपोर्ट हो गया, या फिर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट हो गया, कब मिलता है? एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द वर्क। क्यों मिलता है? कि एक प्रोजेक्ट कितना अच्छे से आपने परफॉर्म किया है, या फिर एग्जामिनेशन में आपने कितना अच्छे से मार्क रखा है, या फिर उसके साथ आपने कौन से पॉइंट पे कंपटीशन किया है। सपोज आपके जो कॉलीग्स हैं उनके साथ आपने कितने पॉइंट पे कंपटीशन रखा है, या फिर आप कौन से पोजीशन में, सब कुछ पता चलता है आपकी रिपोर्ट कार्ड से। देन प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड ये सिमिलर टाइप है, ये अलग नहीं होता, सेम टाइप का है। इट कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये बहुत सारे हो सकते हैं, ऑन वर्ड इज नीडेड, जिसके ऊपर डिपेंड करके आप कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका जानना रहता है तो आपके पास मेल आते हैं, सो पीरियडिक ईमेल्स टू कॉलिग्स, बच्चों को अगर कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, टीचर्स में जो हेड रहता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रहता है, वो पहले एनालिसिस करता है, आफ्टर दैट मेल सेंड करता है कॉलिग को कि कौन से पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। कुड बी ब्रीफली ओरल रिपोर्ट। जो ओरल रिपोर्ट्स होता है, इट इज़ वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ओरल अप्रोच बाय विच we interact with our colleague or other teachers of the school, and in a meeting I'll discuss every point related to going to be future education। सो गोइंग टू बी जो फ्यूचर एजुकेशन है उसके ऊपर, और रिलेटेड टू फ्यूचर एजुकेशन उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एंड उसके रिलेटेड जो भी टीचर्स का प्रोग्रेस है, या फिर टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं वो भी दे सकते हैं, स्टूडेंट का प्रोग्रेस, टीचर्स का प्रोग्रेस, बोथ दे सकते हैं। नेक्स्टली, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का हो सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। एंड इसको क्या बोला जाता है पता है? मेमो। मेमो, ठीक है। रिपोर्ट्स को हम मेमो भी बोलते हैं, वहाँ पे जस्ट लाइक स्क्रिप्ट नंबर होता है, या फिर आप लोग जैसे रिसीप्ट लाते हो ना, रसीद आप लोग बोलते हो, तो उसमें जैसे मेंशन होता है ना कि एक नंबर मेंशन होता है पर्टिकुलरली, वैसे ही इसमें भी मेंशन होता है। एंड ये क्यों चाहिए? सुपरवाइज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, एनालिसिस के लिए। फॉर्मल रिपोर्ट्स फॉर क्लाइंट और दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एजेंसीज। आपको फॉर्मल रिपोर्ट स्पेशली किसके लिए बनाना पड़ता है? दैट इज वेल ऑर्गेनाइज वाले रिपोर्ट्स आप गवर्नमेंट जो भी एजेंसीज हैं और क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, या फिर नॉर्मल जो हाईली पेडेड क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। इसके लिए गाइडलाइंस भी हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओफन द रीडर्स इज राइटर सुपरविजन। जो भी रीडर्स हैं, आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर द रीडर, एंड आपके पास कौन सा सुपरविजन पावर होना चाहिए? राइटर्स का भी। दैट मीन्स आपको एबिलिटी भी होना चाहिए राइटिंग का, कौन से वे में लिखना है। सो फर्स्ट, टू इन्फॉर्म अमाउंट ऑफ वर्क डन और लेफ्ट,
कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, उसे मेंशन करना है। सेकंड, टोन शुड बी सीरियस एंड रेस्पेक्टफुल इफ इट इज ओरल अप्रोच, मतलब आप ओरली कुछ चीज़ों को बता रहे हो, प्रोग्रेस को बता रहे हो, वीकली जो प्रोग्रेस होता है, तो आपका जो टोन है, टोन शुड बी सीरियस, ये सीरियस होना चाहिए एंड रेस्पेक्टफुल भी होगा, इन द मीन वाइल रेस्पेक्टफुल भी होना चाहिए। देन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट राइटर्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज में है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। राइटर अगर हैं आप, मतलब आप कोई भी फीडबैक को राइटिंग वे में देखते हो प्रोग्रेस कार्ड में, तो आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपके इंग्लिश और एनी वन लैंग्वेज पे जिस पे भी पढ़ा रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। और ये पैटर्न्स है, कैसे लिखा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म में दीजिएगा प्लीज, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये शॉर्ट फॉर्म वन पेज, इसको कंप्लीट करिएगा विद इन वन पेज, इसको कंप्लीट करना है। पैटर्न जो है दैट मीन्स जस्ट लाइक ईमेल करते हैं ना हम लोग, तो ईमेल के क्या रहते हैं, एक आएगा आपको हेडिंग में मेंशन होगा टू एंड फ्रॉम, और सब्जेक्ट मेंशन होगा, देन सर और मैडम करके आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी आपको मेंशन करना रहता है। देन ईमेलिंग के लिए टू एंड फ्रॉम में यहाँ पे जो रिसिपिएंट रहेंगे एंड जो सेंडर रहेंगे दोनों के मेल आईडीज को रखना पड़ता है। वैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पैटर्न्स आएगा। सो पैटर्न्स है, फर्स्ट वन इज द हेडिंग। तो हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, देखिए डेट, फर्स्ट वन इज अ मेमो इज सेंड, जो मेमो जिस दिन आप सेंड कर रहे हो, जस्ट लाइक जो रिपोर्ट आप जिस दिन सेंड कर रहे हो उस दिन का आप क्या देते हैं, डेट देंगे। देन टू, टू में क्या होगा, दैट इज अ नेम एंड पोजीशन ऑफ द रीडर। मैं अगर मेंशन करी हूँ टू द डीएम ऑफ दिस ऑफिस और टू द एमडी ऑफ दिस ऑफिस, ऐसे मेंशन कर रही हूँ, या टू द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, सो ये स्कूल का नाम भी मेंशन हुआ, नेम उनका मेंशन हुआ एंड पोजीशन भी मेंशन हुआ कि वो हेडमास्टर है। देन फ्रॉम में मेंशन होगा सेम, यहाँ पे नेम एंड पोजीशन ऑफ द रीडर, जो आप सेंड कर रहे हो, जिसके पास से जा रहा है, ठीक है, जिसके पास से जैसे मैं सेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन एंड डेजिग्नेशन यहाँ पे मेंशन होगा। सब्जेक्ट, ये क्लियर फ्रेज दैट फोकसेस द रीडर्स अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मेमो। सो अभी क्या है, मेमो में आपने क्या लिखा है, पूरा चीज़ तो हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा होने से नहीं पढ़ सकते। जस्ट लाइक मेल में कितना शॉर्टली मेंशन करना पड़ता है, वहाँ पे एक सब्जेक्ट मैटर रहता है जिसको देख के ही ओपन किया जाता है। वैसे यहाँ पे जैसे रीडर्स का अटेंशन गेन कर सके ऐसे फ्रेजेस यूज करने, ऐसे स्टेटमेंट्स और वाक्य, दैट इज कॉल्ड सेंटेंसेस यूज करेंगे। देन पर्पस और स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, कौन से पर्पस के लिए आपने सेंड किया है मेमो को या रिपोर्ट कार्ड, कौन से पॉइंट के ऊपर है वो मेंशन करेंगे। देन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इन्फो, दैट मीन्स अब प्रोजेक्ट के बेस पे जो भी प्रोजेक्ट है, एग्जामिनेशन इज वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, दैट मीन्स ये बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है कि वो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, टेस्ट एटसेट्रा देते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट्स मिलता है। तो ये जो टाइम पे हुआ था, कौन से टाइम पे उन्होंने एडमिशन किया, उस टाइम से अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है, कितना वो डेवलप किया है, सब कुछ मेंशन होगा। वर्क कंप्लीटेड, आफ्टर वर्क कंप्लीटेड क्या क्या मेंशन करना पड़ता है, व्हाट वर्क हैज बीन डन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, जस्ट लाइक मैं जिस टाइम पे रिपोर्टिंग बना रही हूँ, दैट मीन्स रिपोर्ट बना रही हूँ आपके लिए, उस टाइम पे कितने वर्क को आपने कंप्लीट किया है या मेरा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है। यूज एक्टिव वॉइस वर्ड्स, ऑलवेज यूज करना एक्टिव वॉइस वर्ड्स। अरेंज क्रोनोलॉजिकली, और जो भी आपके वर्ड्स होंगे या स्टेटमेंट्स होंगे ना, वन बाय वन अरेंज करना है, जिसमें लिंक्ड हो, कनेक्शन हो। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट दिया, उसके साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट का कनेक्शन है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट का कनेक्शन है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ स्पाइरल मोड। ये स्पाइरल और स्प्रिंग मोड होता है कि एक से दूसरा कनेक्टेड है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से कनेक्टेड है, तो आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, डिवाइड द सेक्शन इनटू सब पार्ट्स, अगर आपको वेरियस वे में, जस्ट लाइक टेंडर्स पकड़ते हैं ना हम लोग, या फिर स्कूल के एक्टिविटीज़ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो एट ए टाइम जस्ट लाइक थिंक कर लीजिए कि स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सो एक टीचर सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो डिफरेंट सेक्शंस बनाएगा रिपोर्ट का एंड उसको सबमिट करेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्टली मेंशन करते हैं दैट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड, प्रॉब्लम के साथ आप जुड़े हुए हो, एनकाउंटर्ड हो, एंड उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, एंड नाउ यू हैव सॉल्व दैट, एंड उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। इफ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, देन टेल द स्ट्रेटेजी, आपका कौन सा स्ट्रेटेजी था वो हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे एक रहते हैं, हेड रहते हैं। अभी इसका नीड क्या है,
नीड है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसका जो इवैल्यूएशन है, दैट मीन्स उसका जो मूल्यांकन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक रिजल्ट मिलता है, उसको हम जज कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। प्रोवाइड इंसाइट्स और फ्यूचर प्लानिंग। इंसाइट मीन्स आप एक नजरिया दे रहे हो, दैट इज मुझे आप देख के बता सकते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा है, दैट मीन्स मेरे अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे आप मेरा फ्यूचर बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं। वैसे टाइप का फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए एवरी वर्क के लिए। मैंने पर्सन वाइज एग्जांपल दिया, आप एवरी वर्क के लिए स्टूडेंट्स के लाइफ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, और ये कोलैबोरेशन एक साथ काम करने के लिए, पर्टिकुलर एक गोल के लिए, फिक्स्ड गोल के लिए काम करने के लिए क्या करता है, इनवाइट करता है, फैसिलिटेट, और दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अभी सिमिलैरिटीज इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट, वेरियस टाइप के प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी होंगे सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। फर्स्ट वन, बैकग्राउंड ऑन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। सो ये डिपेंड करता है क्या है बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, स्कूल के ऊपर है या ऑफिस और सुपरविजन, और जस्ट लाइक सुपरवाइजर जो थिंग्स करते हैं उसके ऊपर है। डिस्कशन ऑफ द अचीवमेंट सिंस लास्ट रिपोर्टिंग। जब आपने रिपोर्ट किया था पहला, उससे अभी का जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या अचीवमेंट किया वो सभी बताना है। डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव अराइजन। सो अभी तक कौन से प्रॉब्लम्स आ चुके हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना है। डिस्कशन ऑफ वर्क दैट लाइज अहेड, जो आगे वर्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है। एंड असेसमेंट ऑफ वेदर you will meet the objectives in the proposed schedule, or that is called बजट। सो आप थिंक कर लो कि एक पर्टिकुलर बजट के अंदर मुझे एक काम को कंप्लीट करना था, तो उस काम के लिए मेरा जो भी पर्पस था या ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ कि नहीं है, ये सब भी हम एसेस कर सकते हैं। इतना ही है इन्फॉर्मेशन, मत रखिए प्लीज़, बिकॉज कंबाइंड क्लासेस हैं एंड टॉपिक्स बहुत सारे अभी भी रेस्ट बचे हुए हैं, तो सारे टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करके जाऊंगी, ठीक है। मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम आप लोग वन वन करके पढ़ना। 5-10 मिनट्स दोगे तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एनर्जेटिक थोड़ा हो जाओ, पानी पानी पी लो, एंड स्टार्ट करो अगेन नेक्स्ट टॉपिक का। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। ये मैं बोल देती हूँ कि ये बच्चों का एकेडमिक प्रोग्रेस कार्ड है। इट इज वन काइंड ऑफ कॉल्ड एकेडमिक प्रोग्रेस कार्ड, बिकॉज एकेडमिक सेशन पे एवरी वीक और एवरी मंथ पे टेस्ट होते हैं। सो टेस्ट जब होते हैं, दिस मंथ 1 to 2 टेस्ट occurred, and out of which this mark will scored by the student। ऐसा मेंशन करना पड़ता है कि ये मंथ पे हमने 2 टेस्ट लिया, उसके बाद ये मार्क बच्चे ने लाया या लाएगा, उसको मैं यहाँ पे मार्क करूँगी या फिर मेंशन करूँगी। सो ये पूरा एकेडमिक होता है कि ये मंथ पे इतना हुआ, नेक्स्ट मंथ पे इतना हुआ, धीरे धीरे प्रोग्रेस को हम क्यूमुलेटिव बना रहे हैं। प्रोग्रेस कार्ड याद है, याद रहा, उसको थोड़ा सा ओनली चेंज करना है। क्यूमुलेटिव वर्ड बार बार मैं बोल रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एडिशन। एडिशन ऑलवेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी प्रोग्रेस या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ऐड होता है। 1+1+1, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्रेस आप कैसे करते हो। एक्चुअली हम जानते हैं कि 1+1+1=3, बट ऐसे प्रोग्रेस नहीं करना है। 1+1=2, देन 2+1 दिस वन =3, तो ऐसे जाना है, ठीक है। ग्रुप करना है तो एट ए टाइम नहीं करना है, दो दो के अकॉर्डिंग करना है, तो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही। So cumulative record card is that which contains the results of different performance। जो assessment है उसके जितने भी results हैं उसको हम adding up कर रहे हैं, and adding up करके judgments help फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ए स्टूडेंट और पीपल। बच्चों के कोर्स ऑफ स्टडीज के टाइम पे और ड्यूरिंग द सेशन, होल सेशंस में जो भी जजमेंट हुआ, रिकॉर्ड्स का जो भी रिजल्ट्स मिला, सबको एड अप कर लो, एंड एड अप करके एक रिपोर्ट बना लो, दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्चुअल बॉडी, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन
और रिगार्डिंग टू द एडेप्टेशन ऑफ द स्टूडेंट, कितना नॉलेज बच्चा ले रहा है या फिर उसका प्रोग्रेस कितना है, माइंड में उसका कितना पॉइंट रहा, मिड टर्म में उसका रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, सब कुछ एट ए टाइम हम लोग चेक करें. दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड यहाँ पे चेक हो रहा है, शुड बी चेक बाय दिस मेथड. सो यहाँ पे सारे प्रोसेस को, सारे भी पर्सनालिटी को, बच्चों का जितनी भी पर्सनालिटीज है उसको हम ग्रुप करें एंड उसको चेक करें, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में मेंशन करें एंड उसके बाद पेरेंट्स को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को हम इसे सबमिट करते हैं. अकॉर्डिंग टू जोन्स, जोन्स के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू जोन्स ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, ए परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का परमानेंट रिकॉर्ड है विच केप्ट अप टू डेट, ऑलवेज अपडेटेड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए. जैसे कि आज का दिन तक कितने उनको अचीवमेंट्स मिले और हाउ मच अचीवमेंट्स दे आर गेंड और दे आर ऑलरेडी हैव. सो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक एडिशन करके प्रेजेंट कर सकते हैं. सो बाय द स्कूल ये प्रोवाइड किया जाता है एंड इट इज हिज एजुकेशनल हिस्ट्री, ये बच्चों का एजुकेशनल हिस्ट्री होता है अबाउट हिज स्कूल अचीवमेंट, अटेंडेंस, हेल्थ, टेस्ट कोड एंड सिमिलर पर्टिनेंट डाटा. पर्टिनेंट बोल सकते हैं और पर्सनालिटीज बोल सकते हैं. पर्टिनेंट मीन्स वो जो भी पर्टेन करता है या फिर कैरी करता है जितने भी पर्सनालिटीज को, उसका जो भी डाटा है उसको हम यहाँ पे मेंशन करें, डाटा और डेटाज जो भी बोलो उसको मेंशन करें. तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे. सो ऑलरेडी हम जो पॉइंट मेंशन किए हैं उसी के ऊपर है. क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट द पीपल और द स्टूडेंट, बच्चों का ये परमानेंट रिकॉर्ड है. इट इज मेंटेन्ड अप टू डेट, ये अभी तक अप टू डेट रहना चाहिए. whenever any information is obtained, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको आप एंटर कर दो, एंटर कर दो रिपोर्ट कार्ड में. इट प्रेजेंट्स ए कंप्लीट पिक्चर अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्रेस, बच्चों का जो भी अचीवमेंट है, प्रेजेंट स्टैंडिंग है या फिर बच्चों का जो भी डेवलपमेंट है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है. इट इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, इन द सेंस इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके हिसाब से अगर बोला जाए कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, दैट मीन्स ये हर एक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ स्कूल, जब भी वो स्टार्टिंग डे में क्या था, एंडिंग डे में कैसा है, सारा इंफॉर्मेशन ऐसे रहता है. बच्चों का अटेंडेंस हो गया, टेस्ट स्कोर हो गया, हेल्थ हो गया. इट कंटेन्स ओनली दोज इंफॉर्मेशन, यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन रहता है जो कि ऑथेंटिक है, रिलायबल है, मतलब ये कोई रॉन्ग वे से नहीं आ सकता या सुनी सुनाई बातें नहीं है. इसको आप एज एन इंफॉर्मेशन कैरी करते हो, रिलायबल हो, पर्टिनेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, यूजफुल हो, वैसे इंफॉर्मेशन लेना है. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस है in the sense that it contains information about the people from time he entered for the preschool education or kindergarten till he leaves the school. जब से बच्चा आया है, दैट मीन्स फ्रॉम द नर्सरी लेवल और द किंडरगार्टन लेवल, उस लेवल से बच्चा जितने दिन स्कूल में रहेगा पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहेगा. दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड. Whenever any information is desired by anybody concerned with the welfare of the child, he should be given the information but not the card itself. So, आपको अगर बच्चों के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देना है तो इंफॉर्मेशन कोई भी कार्ड से निकाल के आप बता सकते हैं, बट आप लोग कोई भी कार्ड को किसी को सप्लाई नहीं करेंगे या फिर वो कार्ड किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो स्कूल में ही प्रेजेंट रहता है ऑलवेज. अभी देखो टाइप्स of information which are collected and entered or included in the cumulative, मतलब cumulative रिकॉर्ड कार्ड में कौन से डाटास को या फिर इंफॉर्मेशंस को हम मेंशन करते हैं. पहले तो होता है देखो उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा, तो एग्जांपल मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, पीपल सेक्स, सेक्शन, क्लास एटसेट्रा. एनवायरमेंटल एंड बैकग्राउंड डाटा, दैट इज कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चों का स्टेटस क्या है, कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कितने भाई बहन हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड से उनके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं या कौन सा ऑक्यूपेशन है, ये सब मेंशन होगा. फिजिकल डाटा, इट इज़ रिलेटेड टू इलनेस, अगर उनका कोई भी हिस्ट्री है, दैट मीन्स अ फैमिली हिस्ट्री होता है ना, डिजीज के रिलेटेड, और मेडिकल हिस्ट्रीज होते हैं उसको मेंशन किया जाएगा यहाँ पे, फिजिकल डिसेबिलिटी, इलनेस, हाइट, वेट एटसेट्रा. फिजियोलॉजिकल डाटा, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं. फिजिकल डाटा में आंगनबाड़ी में
आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों का स्टार्टिंग से ही उनका चेक होता है, तो वो स्कूल के लिए नहीं हुआ, ओनली डाटा हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ। साइकोलॉजिकल डाटा, इट इज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, रीजनिंग पावर, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, जो भी उनका एटीट्यूड है। एजुकेशनल डाटा, जो भी उनका रिजल्ट्स है, दैट इज द प्रीवियस स्कूल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल अटेंडमेंट, कितना बच्चा अटेंड कर रहा है, स्कूल मार्क्स, स्कूल अटेंडेंस। को करिकुलर एक्टिविटीज, कितना बच्चा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या फिर वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में, रिक्रिएशनल, कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लास्ट वन, वोकेशनल इंफॉर्मेशन। vocational means vocational ambitions of the student, that means earning, occupation, बच्चों को क्या मिला फ्यूचर में, जैसे कि अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं, सो ये इंफॉर्मेशन हमारे टीचर्स के पास रहता ही है, एंड उनको पता चलता है कि इस स्कूल से ये बच्चा बहुत अच्छा करके गया, एंड उनका अचीवमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, एंड वो फ्यूचर में ये बन रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है। सो इतना ही है ऑल अबाउट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव में समझ लेना है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ऐड करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है, जस्ट लाइक मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ वैसे रिकॉर्ड बनाना है, एंड डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको एडेड अप करते चलना है ऑलवेज, किसी को इसे देना नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर ऑल, और इट इज़ नॉट शुड बी प्रोवाइडेड टू एनी अदर पर्सन ऑफ योर community, it is only for the educational purpose, and it is remained under the school guidance। so बच्चों के लिए ये स्कूल गाइडेंस के विद इन ये रहता है। ठीक है, समझ आया, ये टॉपिक आ रहा है, क्लियर हुए? ओ, ओ, चलो, सो प्रोफाइल पे चलना बहुत इजी है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेता, बट इंस्टा, फेसबुक एंड एनी अदर ट्विटर एट्सेट्रा, उसमें आप लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। एंड जस्ट लाइक इस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, आई वेंट टू दिस स्कूल, और जस्ट लाइक आई हैविंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, मैं अभी इस टाइप का एजुकेशन ले रहा हूँ, और आई वॉज पास फ्रॉम दिस स्कूल, और आई वॉज देयर इन सेवरल ईयर्स, मैं कोई एरिया में इतने ईयर्स तक के लिए था, जस्ट लाइक ग्रीव अप इन राउरकेला, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ या बड़ी हुई हूँ, मेरे पेरेंट्स का नाम ये है, सारी इन्फॉर्मेशन को जो आप डिटेल्ड वे में ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। सो प्रोफाइल इज ए ब्रीफ रिटन डिस्क्रिप्शन, ये एक छोटा रिटन डिस्क्रिप्शन है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में और किसी भी पर्सन के बारे में ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे ना आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जैसा है ना, वो भी वन काइंड ऑफ प्रोफाइल है। क्या कि यहाँ पे बच्चे खुद से मेंशन करते हैं या फिर टीचर्स उनके लिए मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक मैंने अभी बोला, कौन सा स्किल्स है आपका, कौन सा ऑक्यूपेशन है, कौन सा जेंडर है, डीओबी कितना है, दैट इज द डेट ऑफ बर्थ कितना है, एंड हाउ मच attention should be provided to your parents or any work। कोई भी होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ही एस्थेटिक वे में अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो भी शो अप करते हैं वहाँ पे मीडियाज़ पे, तो वो भी एक प्रोफाइलिंग का ही डाटा हो गया। या फिर आप कौन सा स्किल में अच्छे हो या लर्न कर रहे हो, और इंडिविजुअल्स के साथ कितना कम्युनिकेटेड हो, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है, सब कुछ जब डाटा मेंशन हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोफाइल। अगर ये लर्नर्स कर रहे हैं, दैट मीन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लर्नर्स प्रोफाइल। लर्नर्स का बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्नर प्रोफाइल्स, लर्नर का जो प्रोफाइल है, डिस्क्राइब द वे इन विच द स्टूडेंट लर्न बेस्ट। लर्नर प्रोफाइल होता है कौन से वे में बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक ए mentioned as DOB, or just like for precise manner for your life skills और occupation etc। यहाँ पे वो मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड जैसा ही है कि बच्चों का डेली टाइप में जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे गया, मैं ये पढ़ा, मैं वो पढ़ा, जो इंफॉर्मेशन है वो। लर्निंग स्टाइल्स और परफॉर्मेंस, उनके जो भी जजमेंट है, फीडबैक है, सब कुछ मेंशन होता है। बट ओवरऑल अगर प्रोफाइल बोलते हैं तो प्रोफाइल में सब कुछ होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने दिया फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे जैसे आप लोग मेंशन करते हैं वैसे ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज में आना है। जनरली ये वेल डिजाइंड लर्नर प्रोफाइल विल इंक्लूड द फॉलोइंग
पॉइंट्स। सो ये जो भी लर्नर्स हैं उनका प्रोफाइल अगर बना रहे तो क्या क्या देखा जाता है, देखिए हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट इंफॉर्मेशन, बच्चों को हम डायग्नाइज कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है कि पहले उनका कितना मार्क्स है, अभी कितना मार्क्स है। समरी ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड लर्निंग स्टाइल, बच्चों का लर्निंग स्टाइल कौन सी चीज़ में स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा है या इंटरेस्ट ज़्यादा है वो मेंशन कर सकते हैं। करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट कौन से लेवल पे है। प्रायोरिटी ऑफ लर्निंग नीड्स, कौन से टाइप ऑफ सब्जेक्ट को वो ज़्यादा नीड्स, मतलब जस्ट लाइक लर्निंग नीड्स, और उनका नीड क्या है, जस्ट लाइक कौन से सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्टेड है, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या हो गया, अगर आपको किसी भी बच्चों का प्रोफाइल पूरा दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हो। सो इसके थ्रू बच्चों की स्किल, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट के बारे में जानो। कैन हाईलाइट पोटेंशियल बैरियर टू लर्निंग, कौन सा चीज़ उनको रोक रहा है या कौन सा चीज़ बैरियर क्रिएट कर रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम हटा सकते हैं। मेक रिकमेंडेशंस अबाउट व्हाट इज़ नीडेड टू सपोर्ट लर्निंग, बच्चों के लर्निंग के लिए कौन से पॉइंट को सपोर्ट करना चाहिए वो भी बता सकते हैं। assist teachers and the parents to understand the learning strength characteristics of autism. Autism one kind of आप बोल सकते हैं डिसऑर्डर है एंड इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन एंड बॉडी ऑल्सो। सो इसमें बच्चे हो जाते बड़े बट स्टिल वो बिहेव करते, दे बिहेव लाइक ए बेबी, वो बिहेव करते हैं बेबी जैसा, मतलब एज में वो बढ़ रहे हैं बट उनका मेंटल ग्रोथ नहीं होता, तो ये ऑटिज्म है, तो उनको समझने के लिए भी ये हेल्प करता है। नो which autism specific areas में impact on skill development, अगर स्किल डेवलप्ड होता है, कोई भी स्किल हम डेवलपमेंट करवाते हैं, सो कौन से एरिया पे करवाएंगे एंड स्पेसिफिकली ऑटिज्म पॉइंट कौन से में है, कौन से पॉइंट में वीकनेसेस हैं बच्चों का, उसके करेंगे। जस्ट लाइक कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन, रिपीटेटिव बिहेवियर, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, सेंसरी प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। गेन इंसाइट इनटू स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, बच्चों के लर्निंग स्टाइल के बारे में डिटेल्ड आपको पता चलता है। विच कैन गाइड क्लासरूम एडजस्टमेंट, बच्चों को क्लासरूम में एडजस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये है आपका प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग इतना सारा इंफॉर्मेशन देगा आपको। उसके बाद आते हैं कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, ये इजी टॉपिक है। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव में मैंने पूरा नोट डाउन कर दिया था एंड ये मेरे पास नहीं था तो कोई स्टूडेंट से ही है। सो आप आई होप हैंड राइटिंग समझ जाओगे बिकॉज बहुत क्लियर है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव क्या डिफरेंस भी है वो भी मैं बता दूंगी। ओके, collaborative, that is in our day to day life we human being always wants to learn new things, हमारा एक चाहत रहता है कि हम बहुत सारे चीज़ों को सीखें, लर्न करें फॉर वेरियस पर्पस विद एक्वायरिंग नॉलेज, जो नॉलेज ले, या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज़ करना है, या नॉलेज लेना है डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, बच्चों के प्रोफाइलिंग के ऊपर आप पढ़ के आए अभी, तो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, तो उसके बेसिस पे ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज़ होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो वन ऑफ दैम इज कोलैबोरेटिव लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव। आफ्टर दैट टीम वर्क एंड पीयर ट्यूटरिंग इज पीयर असेसमेंट ऑल्सो। पीयर ट्यूटरिंग में आप जैसे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे एंड एक दूसरे को हेल्प करेंगे, दैट इज कॉल्ड द पीयर ट्यूटरिंग। टीम वर्क पे ग्रुप वर्क और टीम वर्क जिसे मेंशन करते हैं, ग्रुपली एक काम को करेंगे, स्पेसिफिक गोल्स को फुलफिल करेंगे। वैसे कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव इज सिमिलर है, वन काइंड ऑफ ग्रुप लर्निंग से सिमिलर थोड़ा पॉइंट आएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच, ये एक एजुकेशनल अप्रोच है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के लिए एक एजुकेशनल अप्रोच है दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक साथ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम वर्किंग करने के लिए, वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ रख रहे हैं एंड कंप्लीट ए टास्क और क्रिएट ए प्रोडक्ट, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए और एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए ये हेल्प करता है। डेफिनेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्गलेच मेंशन है, गार्गलेच, ठीक है, और अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हैं जर्लेच, जर्लेच से ज़्यादा गार्लेच अच्छा रहेगा, गार्लेच आप मेंशन कर सकते हो या फिर जर्लेच। ओके, अकॉर्डिंग टू जर्लेच, ये भी एक एजुकेशनिस्ट है एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे एस होगा, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज नेचुरली सोशल एक्ट,
लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्ट है इन व्हिच द पार्टिसिपेंट टॉक अमंग देमसेल्फ, जो बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ कोई भी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू लर्निंग पॉसिबल होगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, टू हेड्स आर बेटर देन वन। अकेला इंसान जब काम करता है वो बोर्ड हो जाता है। ये बोर्डम से आपको मैं बचा रही हूँ कि एक साथ दो दो करके काम करो या ग्रुप में काम करो। दैट इज कॉल्ड टू हेड्स आर बेटर देन वन हेड। एक सर से दो सर अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग इन विच टू और मोर पर्सन्स, और मीनिंग है इसका, टू और मोर पर्सन्स or people learn something together to achieve the goal। एक्चुअली एक्टिव मेंशन हो गया जैसा लग रहा है, बट ये अचीव द गोल। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए दो या उससे ज़्यादा भी पर्सन एट ए टाइम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ग्रुप कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ऑल्सो ए नेचुरल लर्निंग। इसको फोर्सफुली नहीं करना पड़ता, ये नेचुरल है। एक साथ आप लोग बहुत टाइम पढ़ाई करते हो तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसके थ्रू क्या क्या बढ़ता है? इंक्रीज लिसनिंग स्किल, क्रिएट इंटरेस्ट और इंट्रैक्शन ऑल्सो, systematic learning, share ideas, proper growth of success, focus on social skill, develop communication skill, interactive learning, focus on group work, easy to access, sharing of knowledge and good for all subject। ये सारे सब्जेक्ट को एक साथ आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, लिसनिंग स्किल बढ़ सकता है, एक दूसरे को सुनोगे आप लोग, प्रॉपर ग्रोथ होता है, हर एक सक्सेस पॉइंट पे आप जाते हो, हर एक कोई सक्सेस पॉइंट पे जाता है। आइडियाज़ हम शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे इजी टू एक्सेस भी होता है कि आपके आइडियाज़ को मैंने यूज़ किया तो आपने मेरा आइडियाज़ को यूज़ किया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, सोशल स्किल बढ़ता है, एट्सेट्रा। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। वर्क इन ग्रुप फॉर डिफरेंट स्टडीज़, हम डिफरेंट स्टडीज़ के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक एक्टिव लर्निंग है, यहाँ पे समझाने के लिए उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ये बहुत इजी है एंड इट इज़ गुड फॉर कंप्लीट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। इसका एडवांटेज तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या होता है ना, रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए और रियल सिचुएशन को फेस करने के लिए बच्चों को हेल्प करता है। बिकॉज एक साथ बहुत बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो इसमें सोशल स्किल डेवलप होता है, बच्चे स्मार्ट बन जाते हैं। इट इज़ वन काइंड ऑफ स्मार्ट लर्निंग। स्टूडेंट्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्किल्स के साथ, स्किल वर्क्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अभी चलो लिमिटेशंस पे, इसका मतलब डिसएडवांटेज क्या है? पीपल नीड टू गो एट डिफरेंट स्पीड। देखो, सपोज मैं एंड आप एक साथ काम कर रहे हैं तो मेरा स्पीड बहुत फास्ट है, मैं 80 के स्पीड पे जा रही हूँ तो आप 70 के स्पीड में हो। हम लोग एट ए टाइम गोल अचीव नहीं कर सकते। हमें गोल अचीव करने के लिए एक को दूसरे से थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, या फिर एक साथ काम करते हुए मुझे थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा, सो दैट आप उस लेवल तक पहुंचो, एक साथ फिर से हम लोग काम करें। ये थोड़ा सा होता है डिस्कम्फर्ट वाला कि इसमें बहुत बच्चे एक साथ मिलके काम नहीं कर सकते या फिर बोर फील करते हैं, डिफरेंट स्पीड में उनका काम रहता है, या फिर समटाइम्स क्या होता है ना, इररेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, मतलब टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है फिर भी हम डिस्कशन किए जा रहे हैं, तो ये थोड़ा बोरिंग टाइप होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये भी कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसा ही है, पूरा सेम है, बट इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गेन इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल। ये क्या करता है कि पर्टिकुलर एक गोल के लिए तो आप वर्क कर रहे हो, बट एक दूसरे से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे कोई स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे एक स्पीड में जाना है, आपको एक स्पीड में जाना है, मुझे इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर काम करना है, मैं कुछ आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, कोऑपरेटिव लर्निंग गोल्स में बी स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट यूनियन। ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों मिला? कोऑपरेशन के लिए, एक दूसरे को हम जोड़ के चलेंगे, दैट इज द यूनियन, एक साथ मिलके काम करेंगे। कम्पिटिटिव, यहाँ पे हम जो पॉइंट रखें कम्पिटिटिव वो भी है, इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट्स लगेंगे। सपोज ये काम करना है तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम लोग करते हैं, पार्ट्स में जब कर रहे हो तो क्या होता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स यहाँ पे लग जाएंगे एंड इसके थ्रू डेवलपमेंट भी पॉसिबल होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग समटाइम्स कॉल्ड द स्मॉल ग्रुप लर्निंग, इसको हम स्मॉल ग्रुप लर्निंग बोलते हैं। बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाने से कोऑपरेटिव लर्निंग पॉसिबल नहीं है,
एंड ये लर्निंग टुगेदर रहता है एक कॉमन टास्क के ऊपर। दैट इज अ कॉमन टास्क। सपोज ये मेरा गोल है, इस गोल के लिए मैं पहले चल रही थी, तो आप मेरे साथ अटैच्ड हो गए एंड एक साथ हम लोग चल रहे हैं एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपका भी गोल है एजुकेशन लेना, मेरा भी गोल है एजुकेशन लेना, तो इसके अकॉर्डिंग एक साथ हम लोग वर्क करेंगे। इसमें सबका बेनिफिट होगा, सबका एफर्ट्स भी यूज होगा। सो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आया देखिए। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो लोग यहाँ पे इक्वली इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स मैं एंड आप एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम काम को वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। हाफली मैं परफॉर्म करूंगी, हाफ आप परफॉर्म करेंगे, तो इंडिविजुअल यहाँ पे काउंट हो गया। मैं जितना पोर्शन था मैं करूंगी, मैम नहीं बोलूंगी कि मुझे आपका भी पोर्शन चाहिए मैं कंप्लीट करूंगी, ऐसा नहीं है। मैं अपना पार्ट करूंगी ओनली, आप अपना पार्ट। हेट्रोजेनस ग्रुप्स, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल्स बेनिफिटेड हो रहे हैं, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। Group investigation, suppose it is useful for the interpersonal skills और thinking skills को भी ये डेवलप कर रहा है, एनालिसिस और इवेलुएशन को भी ये हेल्प करता है। बिकॉज ग्रुप में जब हम रहते हैं हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्यूरियसिटी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक पॉइंट मैंने बोला स्टैट, दैट इज स्टैट, शॉर्टकट में है स्टैट। स्टैट मीन्स स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। Student team achievement division, students with varying academic abilities are assigned to 4 to 5 members team in order to study। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिनका वेराइटीज टाइप ऑफ एकेडमिक एबिलिटीज है, जैसे कि एक बच्चा 80% है, एक बच्चा 60, एक बच्चा 40, तो ये तीनों को हम एक साथ काम करवाएंगे सो दैट उनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो। 4 से 5 बच्चे यहाँ पे रहेंगे। कोलैबोरेटिव में मेनी मोर स्टूडेंट्स और मेनी मोर लर्नर्स इंक्लूड हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस, हम लोग पॉजिटिवली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है टू अचीव आवर गोल, हमारे गोल के लिए। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरपर्सनल और पर्सनल स्किल, ये इंटरपर्सनल और पर्सनल स्किल होता है। it develops the interactive abilities among the students just like collaborative learning, each learners have to actively participate in the system of learning। सो यहाँ पे एक्चुअली जितने भी लोग हैं सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे, बट कोलैबोरेटिव में आधे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आधे लोग बैठ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट समहाउ इट इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज 4 to 5 स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व here and they always try to perform various things in the group way or structured way। that means a halfly performed by me, halfly performed by you, halfly performed by another person। तो कोई भी काम अगर वन वे में हम ले रहे हैं, दैट मीन्स एक काम को मैंने काउंट किया एज ए वन, सो इसको हम 1/3 कर देंगे। 1/3 पार्ट को मैंने कंप्लीट किया एंड 1/3 पार्ट को आप कंप्लीट करें, 1/3 को और एक पर्सन कंप्लीट करेगा, ऐसा हो गया। देन नेक्स्टली हम चलते हैं एग्जाम्पल्स हैं। या द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट्स एंड ग्रुप बोथ, इंडिविजुअल में भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रुप में भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जीडी जैसा इंपॉर्टेंट है ना, जीडी और इन्वेस्टिगेशन, वैसे एप्लीकेशन देख लो। ये टीम वर्कर्स हैं, जस्ट लाइक इट फॉर्म्स टीम वर्कर, गेट बेनिफिट ईच फ्रॉम ईच अदर और ईच लेवल्स और ग्रुप्स। यहाँ पे जितने भी लेवल्स होंगे, सपोज इस लेवल पे मैंने परफॉर्म किया, इस लेवल में आपने और एक पर्सन ने यहाँ पे और एक लेवल यहाँ पे, सो और एक पर्सन ने यहाँ पे किया, तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, सपोज मैं यहाँ पे थी तो मैंने परफॉर्म किया, मेरे रिजल्ट्स के ऊपर इसने वर्क किया, उसके रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम हुआ, उसके रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम हुआ, इसके रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम हुआ, तो हम इस लेवल से बेनिफिटेड हैं एंड इच ग्रुप को, पूरे ग्रुप को यहाँ पे क्या मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा। लिमिटेशंस क्या है, समहाउ क्या होता है ना, बच्चों के अंदर यूनिटी और कोहेशन नहीं होता, इवन इन बड़ों के अंदर भी नहीं है। देन होता है आपका यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं इनएडिक्वेट मोटिवेशन, मोटिवेशन का लैकिंग होने से भी ये क्या होगा, बीच रास्ते से बच्चों ने छोड़ दिया, तो मोटिवेशन लैकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग होगा, नॉट मेलिंग, मेकिंग एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटिंग। सो डिसीजन लेना और डिसीजन देना, सारा चीज़ों पे यहाँ पे डिले हो सकता है, बिकॉज एक 80% वाला बच्चा वो डिसीजन बहुत फास्ट में लेगा, बट एक 60 एवरेज पॉइंट पे लेगा एंड जो 40 है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी हो गया एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे जो लास्ट पर्सन था उसने अपना डिसीजन नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा डिले हो सकता है उस बेसिस पे।
सो इतना हुआ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन रिसीव कर सके, याद रहा, थोड़ा बहुत चलेगा, वन बाय वन फिर आप लोग धीरे धीरे पढ़ो, चलेगा, याद रहा, ये सुन लो। ओके, एक वही मैम बोल रही है, अदर कोई बोल नहीं रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ओके, यस, ठीक है, अदरवाइज मैं इधर बोलती जाऊंगी, होगा नहीं। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ, यूनिट का है ये आपके, किस में हेल्प हो जाएगा, असेसमेंट में भी हेल्प हो जाएगा, इंक्लूसिव में भी है, इंक्लूसिव में भी है, ठीक है, इंक्लूसिव में भी है। एंड जो भी आपके एएनयू बच्चे, आपके पेडागोजीज में ये टॉपिक था, पेडागोजीज में ये टॉपिक है, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा चलो, एक इजी वाला टॉपिक मैथमेटिकल थोड़ा लाते हैं, बिकॉज इतना सारा इंफॉर्मेशन ले लिए तो थोड़ा सा मैथमेटिकल लाते हैं। एंड उसके बाद ना मेथड्स है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज और मेथड्स है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्टली। एंड पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, हार्डली मैं और 9 10 तक मैं छोड़ दूंगी, ओके, तो टेंशन मत लो, इतना थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके एटलीस्ट छोड़ देते हैं। सो आप लोगों को पढ़ने में इजी होगा, कोई भी उसके बाद प्रॉब्लम हुआ तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करना, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगी प्रॉब्लम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? अच्छा, मैं डायग्रामेटिक डायरेक्ट आती हूँ, वहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं उतना ज़्यादा आप लोग लिखने के लिए चाहिए, एंड ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो भी बताओ। फ्रीक्वेंसी कर्व जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने ना ऑलवेज मेंशन किया है कि जब भी ग्राफ प्लॉट करना, यू हैव टू मेंशन द टू साइड्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ मेंशन है। सो ऑलवेज क्या होता है ना, ग्राफ पेपर अगर ले रहे हैं तो ग्राफ पेपर में पहले प्लॉट करना पड़ता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो वाई जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जीरो। सो जीरो से ये स्टार्ट होता है। फ्रीक्वेंसी के लिए ऑलवेज क्या चाहिए ना, ये एक अरेंज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है क्लास इंटरवल पे एंड नॉन ग्रुप डाटा पे मतलब ग्रुप्ड अनग्रुप्ड बोथ के ऊपर फ्रीक्वेंसी कर्व हम लोग बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। देखो ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे मेंशन होगा, यहाँ पे दो डाटा चाहिए, एक तो एक्स के लिए चाहिए, एक तो वाई के लिए चाहिए ना, तो हमें ऑलवेज टू डाटा मेंशन रहेगा, या फिर आपको याद रखना पड़ेगा, आप ले लेना, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे 100 तक मेंशन कर देना 10 10 के गैप में। उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ एक्टिविटीज को आप यहाँ पे लिख देना। ये ऐसे जो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, पता है क्यों बनता है? दैट इज फॉर सेंसस। सेंसस जब हम लोग करते हैं, जनगणना होता है, पॉपुलेशन चेकिंग होता है, या फिर मोर्टेलिटी नार्टेलिटी, कितने बच्चे मर गए या कितने पर्सन्स मर गए, कितने पर्सन जिंदा है, ये सब देखने के लिए इसे करते हैं। तो स्कूल्स में कितने बच्चे एडमिशन लिए, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कितने बच्चों ने फर्स्ट क्लास लाया, सेकंड क्लास लाया, थर्ड क्लास लाया, ये सब भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन हो सकता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या मेंशन है, इट इज वेरी इजी, मतलब ये इजी टू मेमोराइज है, इसको आप याद रख सकते हो। एंड इट इज वेरी क्लियर कट पिक्चर, इट गिव्स क्लियर कट पिक्चर, ऑलवेज एक क्लियर कट पिक्चर देता है। इसमें थोड़ा सा भी क्या होता है ना, पॉइंट्स को अगर आप डिफर करते हो तो भी आंसर मिल जाता है। सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट लोएस्ट, इसके अकॉर्डिंग आपका पिक वैल्यू मिलता है, पिक वैल्यू मिलता है। जस्ट लाइक क्लासेस में एक बच्चा बहुत ही अच्छा गुड रैंकिंग से पास हुआ, दैट मीन्स ही और शी गॉट दिस स्कोर्स, दिस अमाउंट ऑफ स्कोर्स, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्कोर्स। एंड कुछ भी पर्सन रहते हैं जो लोएस्ट रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप पिक वैल्यू, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं शॉर्टली बता रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा बताया। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर देखो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, जो आपको इजी होगा, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिवली। नेगेटिवली अगर बोला जाए तो नेगेटिव में चलेंगे, दैट मीन्स डिक्लाइंड वे पे चलेगा, तो धीरे धीरे डिक्रीज करते आएगा,
ग्राफ में जो भी आप प्लॉट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज करते आएगा। अगर पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है तो ये पूरा ऊपर बढ़ते जाएगा एंड इक्वली ऐसे मूव करेगा। तो इसके बेसिस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एंड नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम आप लोग पढ़े थे, उसी में आप लोग इसको भी मेंशन कर सकते हैं, उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। हिस्टोग्राम जैसा था बार मेंशन कर रहे थे वैसे ही मेंशन करना है आपको यहाँ पे। बट ये समहाउ पॉलीगन में भी यूज होता है। पॉलीगन, पॉलीगन का मैंने आपको बताया था लास्ट मोमेंट पे, दैट इज ग्राफ प्लॉट करना है एंड उसमें पॉइंट्स को आप रखते हो तो पॉइंट्स फ्रीक्वेंसीज वाइज ही आता है। बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस में दो टाइप के वैल्यूज चाहिए, एक अगर टाइम पीरियड में हुआ तो एक नंबर ऑफ पर्सन्स में होगा। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। अदरवाइज एक में अगर मेरा सैलरी हुआ, एक में मेरा एक्टिविटीज का ईयर होगा। या फिर सपोज आप टाइम ड्यूरेशन ले रहे हो टू मेक योर नोट्स, सो पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट का नोट्स आपने दिया तो उस बेसिस पे दो दो चीजें चाहिए, ऑलवेज टू टू नंबर्स चाहिए, टू सेट ऑफ नंबर्स चाहिए, उस बेसिस पे ही आप प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए मैं ग्राफ में डायरेक्ट जा रही हूँ। कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, देखो एक एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी कर्व। सो फ्रीक्वेंसी कर्व में इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने इनकम दिया, इनकम है, ठीक है। इनकम क्या है, 0 to 20, 20 रुपीज, इन रुपीज में है। नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 4। 20 to 40, 8। 40 to 60, 10। 60 to 80, 20। 80 to 100, 25। 100 to 120, that is a 15। 120 to 148 and 140 to 160, that is the 2। so यहाँ पे जो भी मेंशन हमने किया इसको भी प्लॉट करेंगे। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा वेरिएशन आता है, रेंज आता है, देन इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है, क्यूमुलेटिव नहीं है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज मुझे मार्क मिला, आई गॉट 80% इन माई एजुकेशन, और दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन, मैंने मेंशन किया एजुकेशन सिस्टम और द ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन में मुझे 80 मार्क्स मिले, ठीक है। 80% मार्क्स में बहुत सारे बच्चे भी होंगे, सो उनके अकॉर्डिंग कितने बच्चों ने 80 मार्क्स रखा आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 थिंक कर लो जैसे 10 रखा, तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 80%, ऑफ 80%। सो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी बेस्ड। अगर हम इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं तो क्यूमुलेटिव बोलेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, एडिशन वाला सोचिए। सो देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव होता तो हम क्या करते हैं, ये मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव मेंशन कर रही हूँ, जरूरत नहीं है फिर भी सीख के रखो, बिकॉज क्यूमुलेटिव कर भी आता है बाई चांस, कभी कभी पूछ लेता है। ये सब एडिशनल पॉइंट्स हैं। जैसा यहाँ पे 4 है ना, तो इसका वैल्यू, इसका क्यूमुलेटिव हो जाएगा 4। फर्स्ट का जो रहता है सेम रहेगा, सेकंड का हो जाएगा 4 + 8। यहाँ पे आप 8 का वैल्यू मतलब 12 हो गया, 12। सेकंड थर्ड में क्या आएगा, 12 + 10, दैट इज 22। 22 + 20, फोर्थ का आ जाएगा 42। ऐसे ही ये सो ऑन मूव करते रहेगा, ये होता है क्यूमुलेटिव। ओके, अभी इसको मैं प्लॉट कर रही हूँ। जैसे कि मुझे डाटा मिला 0 to 20 में कितना है नंबर ऑफ पर्सन, 4। तो मैं यहाँ पे ना 0 to 160, बिकॉज लास्ट डाटा इज द 160, फर्स्ट डाटा इज द 0। सो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 100, ऐसे करके जितने भी वैल्यूज हैं मैं यहाँ पे मेंशन करी, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ओके, उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन्स का नंबर है, नंबर ऑफ पर्सन्स मेंशनड है। तो अभी देखो पहला वाला जो वैल्यू था, फर्स्ट वन जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन है दैट इज अ 4। तो यहाँ पे 4 तो मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग, वेट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो 4 मीन्स 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पे मेंशन किए। आफ्टर दैट 8 है, सो 8 मीन्स 10 इस पोजीशन में आएगा, 10 से थोड़ा नीचे। देन उसके बाद नेक्स्ट है 10, तो पर्टिकुलरली 10 के पोजीशन में ये आएगा, बिकॉज 40 to 60 में 60 का जो भी डायरेक्शन है ये पॉइंट है, इसमें 10 आना चाहिए। देन है 60 to 80 में आपका 20, तो 60 to 80 में आपका आ गया 20, ये देखो 20 का लाइन है। देन आपके उसके बाद आया 80 to 100, तो 80 to 100 में 25, तो 25 इज द हाईएस्ट वन, तो हाईएस्ट गया। देन अगेन रिड्यूस्ड होगा,
100 to 20 में 15, तो ये आ गया 15। देखो 15 का पॉइंट यहाँ पे 15 आ गया। पॉइंट को पहले मार्क कर दो, उसके बाद आप लोग प्लॉट करो, ठीक है। देन 8, देन 2, तो 8 फिर से यहाँ पे मेंशन होगा 8 बिकॉज ये पॉइंट आएगा, देन 2 यहाँ पे आएगा। सो ऐसे हम लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करने से ये मुझे मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। अभी देखो अगर लाइन पूरा ऐसे सीधा हो जाता तो दैट इज कॉल्ड द स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व अगर बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता है, ऐसे अप डाउन आते हैं, सो इसको हम लोग बोलेंगे ये स्मूथ नहीं है, that is called frequency polygonal, or that is called rough frequency curve, rough frequency curve। तो फ्रीक्वेंसी कर्व्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, एंड अगर आता है तो पहले 1 पेज का जो मैंने नोट्स दिया एंड यूजर्स दिया उसको लिखेंगे। आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चन मेंशन है इसको करेंगे, इसको सॉल्व करके आओगे, ऐसे बना के आओगे पूरा। आपको इसके लिए ग्राफ पेपर नहीं लेना है, अपने ही कॉपी में जो भी पेज आपको आंसर सीट रहेगा उसमें मार्क करके एक्स एंड वाई एक्सेस करके वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो इसके बाद देखिए प्लीज चेक, क्या मेंशन क्यों चेक नहीं देंगे, नहीं देंगे आपको, ओनली अपने आंसर सेट में करना है, आंसर सेट में कर देना है, ठीक है। डायग्राम जो भी करना है आंसर सेट में कर दो, हो जाएगा। उसमें प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है, प्लीज चेक मेथड्स पीडीएफ नेक्स्ट। सो इसके बाद मैं ओके, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं डिस्कशन ऑनली कर रही हूँ, ठीक है। मेथड्स क्या है, टर्म ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो स्ट्रैटेजीज हैं वही टीचिंग मेथड्स हैं। कौन सा स्ट्रैटेजी को और मेथड्स को फॉलो करके आप लोग क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड करते हो, जस्ट लाइक लर्नर्स को हेल्प हो, उसको देखते हैं। कंटिन्यूएशन, CONT मीन्स कॉन्ट नहीं होता, कंटिन्यूएशन है, तो उसका नीड क्या है, कौन सा राइट मेथड सिलेक्शन करना है वो मेंशन है। करिकुलम में ये सारे मेंशन रहता है, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर एवरीवन, so it contains various type of methods and the different type of strategies to give information to the students, and particularly in the precise manner and according to the need of the learners। so learners के according जैसे वो quick रिसीव करे, इंफॉर्मेशन को क्विक रिसीव करे, उस अकॉर्डिंग मेथड्स बनाए जाते हैं। मेथड्स में इतने टाइप के मेथड्स यहाँ पे है, तो ये लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टीम टीचिंग। अच्छा, टीम टीचिंग मेथड और कोऑपरेटिव मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग सेम है, सेम है, ठीक है। आपको अगर याद नहीं आया तो उसको लिख देना, कोऑपरेटिव वाला लिख देना, हो जाएगा पूरा कंप्लीट। एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये 5 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखते हैं। ईवीएस पेपर में तो और भी मेथड्स हैं एक्चुअली, टोटल अगर देखा जाए तो 30, एटलीस्ट 30 मेथड्स आपको मिल जाएंगे। सर्वे मैथड, मोनो एक्ट प्ले और फील्ड ट्रिप और क्वाड्रेट एनालिसिस मैथड, लेक्चरिंग मैथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो, असाइनमेंट मैथड, कम्युनिकेशन मैथड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना नहीं करना है, जो इम्पॉर्टेंट है वो 5 लिखो, बिकॉज सारे लिख नहीं सकते हम लोग। तो ये मैथड्स आप टीचिंग में फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे। What do you mean by method? Method may be defined as a systematic procedure. ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, एडेप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या फिर कोई एक स्पेसिफिक लक्ष्य, गोल अचीवमेंट के लिए मेथड्स को यूज किया जाता है। कौन यूज करेगा, टीचर्स यूज करेंगे। द टर्म टीचिंग मेथड refers to the general principle, pedagogy, management of strategies used for the classroom teaching और क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम में इंटरेक्ट करने के लिए, बच्चों के साथ घुल मिल जाने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, टीचिंग मेथड्स चाहिए। तो टीचिंग मेथड्स में सब कुछ आता है, दैट इज कॉल्ड TLM, आप बोल सकते हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जिसको बोलते हैं, वो टीचिंग मेथड्स में ही आता है। जितना कुछ है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, पेडागोजी, प्रिंसिपल, सब कुछ इंक्लूड होगा। ये क्यों चाहिए, बिकॉज कोई भी बच्चे को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि उसका कोई एक सिस्टम नहीं है, वो पढ़ाई नहीं जानता। प्रॉपर एक मेथड यूज करो उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, तब जाके उनके माइंड में पढ़ाई आएगा। तो ये प्रैक्टिस एक करना है। ये करिकुलम में मेंशन होता है, इफ करिकुलम इज नॉट प्रिसाइज्ड present in precise manner and it doesn't contain any type of syllabus, process and methods, so it should not be quickly useful फॉर द स्टूडेंट्स। ये बच्चों के लिए क्विकली यूज नहीं हो सकता, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा।
अभी मैंने 5 मेथड्स के नाम तो ऑलरेडी बोल दिए। पहला मेथड देखिए, लेक्चर मेथड है। दिस इज़ अ मेथड व्हिच इज़ जनरली फॉलोड इन कॉलेजेस एंड द स्कूल्स। कॉलेज में एंड स्कूल्स में विद अ बिग क्लासेस मेंशन किया जाता है। दैट मीन्स हियर द टीचर्स talk about any topic or information and the students are the passive listener. They only receive the information and write in the notebook. और teachers here plays the active role. टीचर जितने भी हैं यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। दे आर वेरी स्पीडी, दे आर वेरी इकोनॉमिक, दे आर वेरी फ्लैक्चुअल ऑल्सो। मतलब ये यहाँ पे जो भी मेथड्स टीचर यूज करे लेक्चर मेथड में, प्रोसेस में, वो फैक्चुअल होता है। मतलब फैक्ट के ऊपर होता है, अट्रैक्टिव होता है एंड लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है। सो ये जो भी कंटिन्यूएशन में मेंशन है वो पैसिव लर्नर का फिर से पॉइंट है एंड कॉमनली फॉलोड इन कॉलेजेस एंड स्कूल, ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लो। टू क्लैरिफाई, टू एक्सटेंड कंटेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू। वी यूज दिस मेथड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? कोई पॉइंट को समझाने के लिए, कोई पॉइंट को या कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सटेंडेड करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू, रिव्यू देने के लिए ये किया जाता है। अच्छा, प्लानिंग मेंशन है, प्लानिंग को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, हमें प्लानिंग नहीं चाहिए। लेक्चर मेथड ओनली लिखना है शॉर्टकट वे में। बाद में फ्यूचर के लिए पढ़ लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे ऑडियंस कौन है, हु इज द ऑडियंस, व्हाई दिस लेक्चर मेथड इज इंपॉर्टेंट, हाउ लॉन्ग द टाइम इज अवेलेबल फॉर योर टीचिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, 4 बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर ही आप लोग टीचिंग प्रोसेस देते हो, स्पेशली द लेक्चर मेथड। ये होता है, इसके स्टेप्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सब्जेक्ट देना है, स्पेसिफिक स्टेप्स यहाँ पे मेंशन होंगे। सब्जेक्ट के ऊपर हम चेक करेंगे तो प्लानिंग ऑफ लेक्चर, लेक्चर को प्रेजेंटेशन देना है, इंट्रोड्यूस करना है, डेवलपमेंट फेजेस देना है, इवैल्यूएशन देना है। मेरिट्स क्या है इसके? ये इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ आस्क नहीं करते, ओनली टीचर्स बोल रहे तो बहुत स्पीडी वे में बोल जाते हैं। टीचर्स वर्क बिकम ईजियर, यहाँ पे टीचर्स का काम बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा लेक्चर मारते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ पूछ नहीं पाते। डेवलप लिसनिंग स्किल, only use factual information useful for the brilliant student as it other methods। ये असिस्ट करता है अदर मेथड्स को भी। डीमेरिट्स हैं, स्टूडेंट्स आर पैसिव, नो सियरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। मैं तो खुद नहीं समझती थी मेरे क्लासेस में, क्योंकि अगर ओनली होता था लेक्चरिंग मेथड एंड कुछ डायग्रामेटिक नहीं है, बुक पकड़ के ओनली सुना रहे, तो उसमें नींद आता है, पढ़ाई समझ नहीं आता। सो कुछ पिक्चर्स दिखाते, कुछ अट्रैक्टिव वे से बोलते, कुछ ऐसा समझ आता तो अच्छा लगता है। सो नो लर्निंग बाय डूइंग, वीक स्टूडेंट्स कैन नॉट फॉलो, इसको वीक स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट केयर्ड, यहाँ पे बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर नहीं करते। ऑथोरिटेरियन मेथड है, मतलब यहाँ पे ऑथोरिटीज किसको मिला है? टीचर्स को, ओनली वो बोल सकते हैं। डिस्कशन मेथड, ये जो डिस्कस वर्ड है, बहुत अच्छा सा वर्ड मैंने मेंशन किया है, लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन रूट से। डिस्क्यूटेयर, डिस्क्यूटेयर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्यूटेयर, ठीक है। डिस्क्यूटेयर व्हिच मींस टू सेक और स्ट्राइक। डिस्कशन मींस क्या होता है? बहुत सारे पर्सन एक ही टॉपिक पे डिस्कशन करें, दैट मीन्स दे रेज देयर वॉइस एंड गिव देयर आइडियाज। सो वो अपना वॉइस को रेज कर रहे हैं एंड आइडियाज दे रहे हैं। तो ये हो गया ना, जस्ट लाइक एक साथ सारे लोग बोलना स्टार्ट करते तो सेकिंग टाइप बिहेवियर आता है, स्ट्राइकिंग होता है, तो वैसे ही इसको मान के बोला जाता है डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्राइकिंग अप एनी सब्जेक्ट और इट इज पॉसिबल फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज डिस्कशन में क्या होता है ना, कोई टॉपिक पे आप अगर डिस्कशन करते हो तो कंक्लूजन में इजीली पहुंच जाते हैं, एग्जामिनेशन इजी हो जाता है। डिस्कशन बहुत ही एक्टिव है, यहाँ पे बच्चे बैठ के बात कर सकते हैं स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर, सब्जेक्ट मैटेरियल्स के ऊपर। सो डिस्कशन मटेरियल्स पे या डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट्स पे लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वर्बल इंटरचेंज, और एक्सप्रेस थॉट्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे डिस्कशन मेथड्स का फिर से एक क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर हुआ। क्लासरूम डिस्कशन होता है, बच्चों को कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बच्चे बहुत एक्टिव लर्नर रहते हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट कम्युनिटी, रिहर्सल होता है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है।
इट इज़ वन टाइप ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। ये दोनों टाइप के कम्युनिकेशन को कैरी करते हैं। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो भी रहते हैं ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स ऑल आर इन्वॉल्व हियर डिस्कशन में। टीचर स्पेंड सम टाइम इन लिसनिंग, यहाँ पे टीचर पेसिव हो जाते हैं कुछ पॉइंट पे एंड स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे चलेगा बिकॉज ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे टीचर्स गाइड करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है शेयर करने के लिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहता है सबका, एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ये लोग बात करते हैं। सो बहुत सारे टॉपिक शुड बी रिलेवेंट, सबके लिए यूजफुल होना चाहिए। इसमें लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होता है, बच्चों को हेल्प होता है, उनको फीडबैक मिलता है टीचर से। टीचर ड्रॉज द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ लीडर्स। जो बच्चे अच्छे बोलते हैं उनके थ्रू, उनके रिजल्ट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, उनको फीडबैक मिल जाता है। डिस्कशन मेथड्स के थ्रू क्या क्या एबिलिटीज मिलते हैं देखो, लीडरशिप क्वालिटी, एक्सप्रेशन क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, थिंकिंग पावर। वैसे और नहीं लिखना है, ज़्यादा हो जा रहा है। डिसएडवांटेज में ये क्या होता है ना, बहुत टाइम टेकिंग है बिकॉज डिस्कशन करते करते बहुत ही लेंदी पीरियड तक हम चल जाते हैं। एंड कभी कभी डिस्कशन के लिए बहुत बड़ा ग्रुप अच्छा नहीं होता, छोटा ग्रुप आपको एक मिनिमम लेवल तक जाना रहता है। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर चाहिए। रिक्वायर प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे खुद से। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे सेम है बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेटर रहते हैं, वो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोई पॉइंट पे एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे लेक्चर मेंशन किया जाता है। सॉरी, उसके पॉइंट पे यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाता है। लेक्चर पहले वो दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स पे समझा देते हैं, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल करते हैं, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो, कोई चीज़ को दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके लिए बता देना है, फिर शो करना है। सो फंडामेंटल फेनोमेना यही है कि बच्चों को क्लियर कट विजिबिलिटी हो, सारे गुड पॉइंट्स को समझ आए, कन्विंसिंग हो, बच्चे जैसे समझ पाए, रिहर्स कर सके, प्रैक्टिस कर सके। आफ्टर दैट नीट क्लीन एंड टीडीनेस हो, मतलब जो भी हो प्रिसाइज मैनर पे रहेगा, सिंपल एंड स्पीडी वे में चलेगा, आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन। टीचर टू एक्ट एज परफॉर्मर, यहाँ पे टीचर डेमोन्स्ट्रेटर के जैसे रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे परफॉर्मर परफॉर्मर रहते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ये सेव टाइम सेव मनी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रहता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रमोट सेफ्टी, रिड्यूस डैमेज एंड वेस्ट। एक्टिविटी मेथड है, यहाँ पे बच्चे एक्टिवली करते हैं, बट इसमें डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। रिक्वायर केयरफुल पार्टिसिपेशन एंड रिहर्सल, requires special classroom management, requires tool and equipment, requires large block, requires more instructions, just like experimental methods और demonstration methods as per the instructions होना चाहिए। individual difference को हम यहाँ पे noticeable नहीं करते हैं and scientific attitudes बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाने से develop नहीं होता है। Project method is one kind of process by which a person can do anything by learning by doing. तो यहाँ पे बच्चे खुद से समझते हैं, खुद से करते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चों को कुछ एक टॉपिक मेंशन किया जाता है, उस बेसिस पे उनको प्रोजेक्ट बनाना रहता है। इट इज़ हेल्प टू डेवलप देयर नॉलेज लेवल, इट फुलफिल्स द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स का डिमांड को फुलफिल करता है, ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को और भी ज़्यादा हेल्प करता है कि बढ़ाया जाए। तो ये प्रोजेक्ट मेथड है एंड प्रोजेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर है। लर्निंग रियलिस्टिक और नेचुरल सेटिंग और एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस वे में चल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वॉल्वमेंट रहेगा बच्चों को एंड जो भी टास्क सेट करते हैं उनको, एंड फैसिलिटीज़ मिलेंगे ऑल टाइप ऑफ, जैसे कि एक बच्चा रोल प्ले कर रहा है एक्सपर्ट जैसा एंड बच्चे से भी ऊपर रोल प्ले करे टीचर्स, तो वो तो परफेक्ट एक्सपर्ट है एंड वो एक्सपर्ट होके इनको गाइड करेंगे। टीचर प्लेज फैसिलिटेटिव रोल रेदर देन द रोल ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ओनली एक्सपर्ट का रोल प्ले नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकली बच्चों को हम बिल्डअप कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं, फ्रीडम है कि वो कौन भी कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, कंटेंट निकाल सकते हैं एंड कर सकते हैं वर्क। स्पिरिट ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च करने को हेल्प करता है। स्टेप्स मेंशन है, स्टेप्स को आप स्किप कर दो, स्टेप्स नहीं चाहिए।
बिकॉज प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना, प्लानिंग करना, कंटेंट सिलेक्ट करना, जैसे कि आप लोग असाइनमेंट करते हो तो उसके लिए जितने स्टेप्स रहते हैं वही है। पहले कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक के बाद कंटेंट सिलेक्ट होगा, उसमें क्या क्या लिखना है उसको अरेंज करोगे, पेपर पेंसिल एंड अदर एक्टिविटीज़ जो भी है उसको मेंशन करेंगे, देखें लिखेंगे एंड लिखने के बाद राइटिंग करेंगे, लिखने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रोसेस रहता है। एग्जीक्यूशन मेंशन किया गया एंड इवैल्यूएशन। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये पॉइंट असाइनमेंट वर्क के लिए और प्रोजेक्ट मेथड के लिए ही यूज़ किया जाता है। सपोज आप कोई वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये एक्टिविटी बेस्ड है एंड इसको राइटिंग वे पे नहीं करना है, ओनली परफॉर्म करना है, तो इसका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंशन करना पड़ता है। प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, चाइल्ड सेंटर्ड है, फुलफिल्स द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, promote critical thinking, links with the real life situation, promotes social development, working at own pace and democratic method। बिकॉज बच्चा यहाँ पे खुद से कर रहा है तो आप अपने लेवल पे कोई भी चीज़ को लिख सकते हो, इसमें आपका सोशल डेवलपमेंट होता है बिकॉज आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत चीज़ें पढ़ते हो। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग है, चाइल्ड सेंटर्ड है, डेमोक्रेटिक मेथड है, दैट मीन्स आपको फ्रीडम है यहाँ पे। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑल सिलेबस कैन नॉट बी कवर्ड, इसके थ्रू नहीं होता कवर्ड, कॉस्टली भी है। टीचर यहाँ पे एक्सपर्टाइज्ड होना चाहिए, नो सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ द करिकुलम, मटेरियल नॉट अवेलेबल ऑलवेज। टीम टीचिंग मैंने बोला ये कोऑपरेटिव लर्निंग जैसा है कि यहाँ पे सिंगल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए बेसिक टास्क और टू कंप्लीट ए टास्क। तो टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग होता है, ये टीम ऑफ टीचर फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट, ये भी होता है जस्ट लाइक जूलॉजी डिपार्टमेंट, तीन टीचर्स हैं एक साथ काम करें। फिर होता है कि इंटर डिपार्टमेंट्स बट फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ही कॉलेज से हैं, एक ही कोचिंग सेंटर से हैं, बट अलग अलग डिपार्टमेंट्स। एक टीम ऑफ टीचर्स फ्रॉम इंटर इंस्टीट्यूशन, इंटर इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हैं बट सेम सब्जेक्ट के ऊपर टीचर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, टीम टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, कोऑपरेशन देंगे। देखो यहाँ पे टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन ऑफ और ग्रुप वर्क इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। बच्चों को हेल्प करना है, उनके नीड्स को फुलफिल करना है। बच्चों का जो भी सब्जेक्ट मैटर है सेम ग्रुप से आते हैं, उनको हम सॉल्व करना चाहते हैं अंडर टीम टीचिंग। ये क्या होता है ना, रॉन्ग थिंग्स टू द स्टूडेंट ये मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं एट ए टाइम वर्क कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को या फिर रॉन्ग थिंग्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, utilize the competencies of the teacher, creates learning environment, opportunity for the free discussion, development of the social relationship because एक साथ काम करें, opportunity मिलता है कि professional status आपका developed हो, learner are benefited by the special knowledge by various teacher। यहाँ पे जैसे बायजूस हैं या फिर अन अकेडमी है, इससे आप लोग पढ़ते हो तो various type of टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो सबके साथ आप जब पढ़ते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम मिलता है। इकोनॉमिकल टीचिंग डिवाइसेस, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं एंड ब्रिंग एक्सीलेंस इन टीचिंग, टीचिंग में अच्छा होता है, इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू सीक कोऑपरेशन, सबको आप हेल्प नहीं कर सकते, कोऑपरेट नहीं कर सकते एंड टीचर्स के अंदर कोऑपरेशन कभी कभी लैकिंग होता है। फिजिबल इन प्रैक्टिस टू असाइन पावर्स, कभी कभी आप फिजिबल हो जाते हो, जस्ट लाइक आपको जो पढ़ाना है वो आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास एबिलिटी नहीं है। नो म्यूचुअल रिगार्ड और रेस्पेक्ट अमंग टीचर्स, आप एक दूसरे को हेल्प नहीं करते या रेस्पेक्ट नहीं करते हो। सो एक्सपर्ट होना ये डिफिकल्ट हो जाता है सब्जेक्ट के बेसिस पे। ये देखिए जस्ट लाइक जनरली दे आर ऑफ द ओपिनियन इन वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट हेयर इन पाकिस्तान और इंडिया। सो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में ये जनरली यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान एंड इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो